तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आपको इसमें भी नई बातें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, शुरू करते हैं अपने प्लांट ग्रोथ के सामने। देखिए साथ में, देखिए प्लांट ग्रोथ होता क्या है। ग्रोथ को डिफाइन किया गया है इन रिवर्सिबल चेंज से। इन रिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया? जिसे वापस नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है, जिसे वापस नहीं ले जाया जा सकता। ओके, अब इनरिवर्सिबल चेंज किस चीज के अंदर भाई? या तो उसके साइज में। ठीक है, अब साइज के मेजरमेंट्स क्या क्या होंगे, किस तरीके से साइज को अपने डिसाइड करेंगे? तो ये हो सकता है मास, मास यानी द्रव्यमान, उसके वजन के बारे में। अब डेफिनेटली मास और वेट के अंदर डिफरेंस रहता है। वेट आपका क्या है? वेरिएबल है, ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, जबकि मास आपका कांस्टेंट है। आप यहाँ चले जाओ, स्पेस में चले जाओ, मास आपका सेम रहेगा, जबकि वेट आपका क्या रहेगा? यहाँ कुछ और है, और जैसे ही आप ग्रेविटी से बाहर निकलोगे या किसी दूसरे प्लेनेट की ग्रेविटी के संपर्क में आओगे तो उसकी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग आपका वेट चेंज हो जाएगा, लेकिन मास कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन क्योंकि अपने फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, इसलिए अपने मास और वेट में ज्यादा उलझेंगे नहीं। जहां भी मास लिखा आ गया हम वेट ही मानेंगे। तो यहाँ क्या हो गया कि इनरिवर्सिबल चेंज किस चीज के अंदर? मास में या फिर वेट में। ठीक है, उसके अलावा लेंथ या फिर उसकी हाइट में, सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम में। सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वॉल्यूम यानी आयतन। वॉल्यूम क्या होता है कि उस चीज ने कितना स्थान कवर करके रखा हुआ है, कोई पर्टिकुलर चीज ने कितना एरिया कंज्यूम किया हुआ है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। ठीक है, तो एक चीज हमें पता लगी प्लांट ग्रोथ के बारे में कि ये इनरिवर्सिबल चेंज है, किसके अंदर? साइज में, शेप में। ठीक है, एक बात। दूसरा इसने क्या बोला कि ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू लिविंग सेल। अब ये तो इजी सी चीज है ना। मैं अगर बोलूं कि मैंने फोन लिया, 10 महीने हो गए फोन को लिए हुए, या फिर यूं बोलूं कि मैंने 2 साल पहले आईफोन 5S लिया, तो अब 2 साल का हो गया तो अब कम से कम आईफोन 6S तो बन ही जाना चाहिए था उसे। लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ग्रोथ हमेशा लिविंग सेल्स में होती है, नॉन लिविंग सेल्स में नहीं होती। ऐसा तो ऐसे होने लग गया तो ठीक है, फिर पुराना मॉडल लेकर के रख लो, वो 2 साल बाद में नया मॉडल बन गया, फिर 2 साल बाद में और नया मॉडल बन गया। वैसे होना चाहिए था ना ऐसा। हाँ जी, तो ग्रोथ केवल रेस्ट्रिक्टेड होगी कहाँ तक? लिविंग सेल्स तक। नॉन लिविंग सेल्स में ग्रोथ का फिनोमिना नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा क्या बोला गया कि ग्रोथ क्या करेगा? सिंथेसाइज करेगा किस चीज को? मैक्रोमोलिक्यूल्स को। अब मैंने मैक्रोमोलिक्यूल यहाँ पे हाईलाइट करके क्यों लिखा है? वो इसलिए लिखा है कि मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्स फॉरवर्ड कर चुका हूँ। आपके ग्रुप में मैंने एक पुराने क्वेश्चंस की पीडीएफ डाली थी, पुराने पेपर्स की एक पीडीएफ डाली थी। वहां अगर आपने देखा हो तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का एक पेपर हुआ था। उस नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के एग्जाम में ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन सा है इनमें से, या फिर क्वेश्चन ये था कि डीएनए क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल है या माइक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, दो ऑप्शन बोगस ऑप्शन और थे, एक मैक्रो था एक माइक्रो था, और दो बोगस ऑप्शन और थे। वो क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल, ध्यान रखना। इस तरीके से कई बार क्या होते हैं अपने नोटिस नहीं करते, लेकिन जो क्वेश्चन माइंड में रहते हैं, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो कम से कम आपको बता दिए जाए ना, तो आप ये चीज सोच सकते हो कि जो लाइन अपने एज्यूम भी नहीं करते, ठीक है, अपने सोचते भी नहीं, वहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। तो अपने को हर चीज के लिए रेडी रहना चाहिए, किसी भी चीज को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। आप और मैं तय नहीं करते एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। एग्जामिनर पे डिपेंड कर रहा है कि उसका घरवाले से कितना झगड़ा हो रखा है या कितना प्यार चल रहा है दोनों के बीच में। ठीक है, हाँ जी। तो क्या हो गया? मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड और पॉलीसेकेराइड। ये सारे के सारे क्या होंगे? मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होंगे? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इस तरीके के एमिनो एसिड होंगे, ये क्या होंगे? माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो इनके निर्माण में काम आएगा कौन? काम आएगा सॉरी, इनका निर्माण होना, ठीक है, इनका सिंथेसिस होना क्या है? ग्रोथ है। किसके द्वारा सिंथेसिस होना? मेटाबॉलिक एनर्जी स्पेंड करके। अब जो ऊर्जा बनाई थी हमने पहले फोटोसिंथेसिस में, हमने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद में हमने रेस्पिरेशन से ऊर्जा बनाई। अब इस ऊर्जा का कोई काम में तो लेंगे, इस एनर्जी को काम में ले रहे हैं किस चीज के? मैक्रोमोलिक्यूल के सिंथेसिस में। ठीक है ना, किसके काम में ले रहे हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स के सिंथेसिस में। आगे बात करते हैं, तो ये वही बात होगी मैक्रोमोलिक्यूल्स वाली, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ जी, सेल्स जो होंगी वो डेफिनेटली साइज में उनके साइज में इंक्रीज नहीं करती। अब आप कहोगे कि सर ये तो झूठ बोल दिया आपने, आप इससे पहले तो खुद ही कहते आए हो सेल के अंदर क्या होगा? सेल के अंदर डिवीजन होगा, फिर इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन के साथ में आप एक वर्ड और यूज करते हो, सेल इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट में आप हमें कहते हो कि छोटी सेल बड़ी हो गई, उसके बाद में आप हमें क्या कहते हो? इलोंगेशन। इलोंगेशन के अंदर वो थोड़ी लंबाई में वृद्धि कर गई, उस चीज को आपने इलोंगेशन बोल दिया। और यहाँ आप बोल रहे हो कि सेल्स डेफिनेटली कभी साइज में इंक्रीज नहीं करती। तो देखिए यहाँ पे जो बोला गया है वो किस पॉइंट से बोला गया है?
वो इस पॉइंट से बोला गया है कि एक पर्टिकुलर साइज अटेन करने के बाद में उससे ज्यादा साइज में ग्रोथ कभी नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप बड़े हो रहे हो और एक ही सिंगल सेल्ड हो, सिंगल सेल्ड क्या हो रही है, बहुत ज्यादा बड़ी होती चली जा रही है और आप ग्रोथ करते जा रहे हो। आप बिल्कुल सूखी हड्डी थे, आपने जिम ज्वाइन कर लिया और आप अच्छी डाइट लेने लग गए और आप काफी हेल्दी बन गए। तो हेल्दी बन गए ऐसा नहीं होगा, आपके शरीर में जितनी सेल्स थी उतनी ही सेल्स अभी है, उन्होंने अपना साइज बढ़ा दिया, सेल डिवीजन कर लिया उन्होंने। सेल डिवीजन करके बहुत सारी सेल्स को क्रिएट कर लिया और बहुत सारी सेल्स क्या करेंगी, अपना एक पर्टिकुलर साइज अटेन कर लेंगी। जो उनका पर्टिकुलर साइज अटेन करना है उस चीज को अपने कहते हैं सेल इलोंगेशन या फिर सेल इनलार्जमेंट। इलोंगेशन ऑक्सीजन से थोड़ा रिलेटेड हो गया, उसे हटाओ। सेल इनलार्जमेंट सुन लो एक बार। सेल इनलार्जमेंट एक अपना पर्टिकुलर साइज अटेन कर लेना। मैंने आपको एक बार बताया भी था, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक यानी विभज्योतकी ऊतक और परमानेंट यानी क्या, स्थायी ऊतक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होंगे, वो ऊतक जो क्या करेंगे, जिनकी सेल्स क्या करती रहेंगी, डिवीजन करती रहेंगी। डिवीजन क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेल डिवीजन कर रही है, इसलिए उनकी जो सेल वॉल है वो सेल वॉल पतली पाई जाती है, ठीक है। जबकि जो परमानेंट टिश्यू होंगे उनकी सेल वॉल क्या होंगी, थिक पाई जाएंगी, मोटी पाई जाएंगी। क्यों पाई जाएंगी, क्योंकि सेल डिवीजन और हो नहीं रहा, उन पे जवाब आना शुरू हो गया। उसी तरीके से मेरिस्टेमेटिक रीजन के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं वो सेल्स का काम ही होता है सेल डिवीजन करना, इसलिए उनमें इनलार्जमेंट वगैरह इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती नहीं, ठीक है। इसलिए उनमें इनलार्जमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन एक अपना पर्टिकुलर साइज तो अटेन करेंगे। वही चीज होगी, एक पत्ती होगी। प्लांट ग्रोथ के बारे में बात करूंगा तो ऐसा थोड़ी होता है कि नीम की एक लीफ है, वो लीफ ही बड़ी होती चली जा रही है। जब पत्ता है, एक प्लांट का पत्ता है, वो पत्ता ही बड़ा होता चला जा रहा है, नहीं, वो पत्ता अपना एक नॉर्मल साइज अटेन करेगा। वो साइज अटेन करने के बाद में वो कहेगा ठीक है अब नया पत्ता अपने और निकाल देते हैं, लेकिन सेम ही सेम लीफ क्या होगी, और बड़ी नहीं होती चली जाएगी। वो प्लांट टू प्लांट डिपेंड करता है कौन सा प्लांट की लीफ कितनी बड़ी होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे पहुंच के हर प्लांट की लीफ उससे ज्यादा बड़ा होना बंद कर देती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बोला गया है कि ऐसा नहीं होगा कि एक ही सेल होगी, वो सेल्स अपनी साइज को इंक्रीज करती रहेगी, वो डिवीजन करती रहेगी। ध्यान रखना, डिवीजन करने के बाद में इनलार्जमेंट भी करेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक, उसके बाद नहीं करेगी। ध्यान रखना इन चीजों को, कंफ्यूज मत होना इन चीजों में। तो क्या बोला गया, सेल्स डू नॉट डेफिनेटली इंक्रीज इन साइज बट डिवाइड गिविंग राइज टू डॉटर सेल्स। डेफिनेटली हम पता है मियोसिस माइटोसिस हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। An important process during cell division in synthesis and replication of nuclear DNA। अब ये भी हम जानते हैं कि सेल डिवीजन के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या रहती है, डीएनए का सबसे पहले तो सिंथेसिस होना और बाद में क्या होना, उसका रेप्लिकेशन, ठीक है। न्यूक्लियर डीएनए का हम जानते हैं अच्छे से, जो आपकी इंटरफेज होती है, इंटरफेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है और आपके कैरियोकाइनेसिस जो होता है, मियोसिस या माइटोसिस, उसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस के अंदर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, सारी चीजें हम जानते हैं। विच इज देन पास्ड इनटू डॉटर सेल्स। जो डीएनए जो होगा, न्यूक्लियर डीएनए जो रेप्लिकेट हो जाएगा, वो डीएनए बाद में डॉटर सेल्स को पास कर दिया जाएगा। जानते हैं हम ये चीज, कोई नई बात नहीं आई। बाद में क्या बोला गया, जो ग्रोथ टर्म है वो टर्म किस चीज को डिनोट कर दी गई, साइज में इंक्रीज को, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। कैसे नहीं है, बात करेंगे अगले पॉइंट में। By cell division and cell enlargement together with synthesis of new cellulose material and the organization of cellulose organelles, ठीक है, वही और cellulose organelles क्या हो गए, सेल वॉल वगैरह सारी चीजें। आगे क्या बोला गया है, यहाँ पे एक नया पॉइंट बताऊंगा आपको। ग्रोथ इज ऑल्सो डिफाइंड एज वाइटल प्रोसेस। वाइटल का मतलब क्या हो गया, जैविक। ये बात हमने यहाँ पे कर ली कि ये केवल जीवित कोशिकाओं में होंगी, अजीवित कोशिकाओं में नहीं होती, या नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती। विच ब्रिंग्स अबाउट ए परमानेंट चेंज। अब देखिए परमानेंट चेंज यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकता है। अब यहाँ दिमाग में थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि पॉजिटिव चेंज तो हमें समझ में आ गया कि साइज बड़ा हो गया, लेकिन नेगेटिव चेंज वाली बात समझ में नहीं आई। नेगेटिव चेंज में क्या हो गया, आपने क्या किया, ट्यूबर क्रॉप ली, आपने ट्यूबर क्रॉप ली, उसको आलू को आप क्या कर रहे हो, बोने के काम में ले रहे हो। तो एक पॉइंट पे आकर के वो आलू क्या होगा, अपना कार्बोहाइड्रेट जो होगा उस कार्बोहाइड्रेट को सीड जर्मिनेशन के अंदर यूज करेगा ना, जर्मिनेशन में यूज करेगा तो उसका ड्राई मैटर तो घटता चला जा रहा है। तो एक वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया ड्राई मैटर, इस वर्ड को नोटिस कर लेना और मैं मतलब बता देता हूँ इसका क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड आपके ग्रोथ के अंदर बार बार आता रहेगा और आप लोगों को परेशान करता रहेगा। ड्राई मैटर हिंदी में कहते हैं शुष्क बार, यानी क्या हो गया, वाटर को हटा दिया आपने, पीछे जो बच गई वो चीज, ठीक है। मतलब देखते हैं इसका क्या है। मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि जो सब्जी वाले होते हैं वो सब्जियों में पानी वानी छिड़कते रहते हैं, इनसे क्या होता है, फ्रेश दिखाई देती है, इनसे फ्रेश दिखाई देती है, प्लस उनके वेट भी थोड़ा बढ़ जाता है, उनका वजन थोड़ा बढ़ जाता है, पानी को एब्जॉर्व कर लेती हैं सब्जियां और वजन थोड़ा उनका बढ़ जाता है। घपला करने के लिए काम में लेते हैं इन चीजों को, फ्रेशनेस के लिए तो काम में लेते हैं, लेकिन घपले के काम में भी लेते हैं। होगा क्या, पानी को उन्होंने एब्जॉर्व कर लिया, उनका वेट बढ़ गया। तो उसी तरीके से जब मैं प्लांट के बारे में बात करूंगा तो प्लांट के अंदर आप जानते हो 70-80% तक क्या रहता है, पानी रहता है।
बाकी ड्राई मैटर तो दूसरा ही रह गया। और कार्बोहाइड्रेट जो है उसके अंदर तो वाटर नहीं है, फैट प्रोटीन के अंदर वाटर नहीं है, वो तो चीज ही अलग है। अपने किस चीज के अपने को किस चीज से फर्क पड़ता है, अपने को फर्क पड़ता है कि जी ड्राई मैटर कितना है उस चीज में, शुष्क भार कितना है, पानी को हटाने के बाद में जो चीज है वो चीज कितनी है, ठीक है, उसे कहते हैं ड्राई मैटर। ध्यान रखना है इस चीज में, अपने मतलब की चीज ड्राई मैटर ही होती है। यहाँ अगर बात करेंगे पोटैटो के केस में, तो मैंने क्या किया, एक आलू लिया जिसका ड्राई मैटर काफी था, पानी हटाने के बाद में ड्राई मैटर था उसका काफी, लेकिन जब मैंने उस आलू को बोने के काम में ले लिया तो उसने अपने कार्बोहाइड्रेट को जर्मिनेशन के काम में ले लिया और उसने पूरा पौधा बना दिया। अब पौधा बना दिया तो उस ट्यूबर का तो वो ड्राई मैटर कम हो गया ना, मामला खराब। दूसरा, अगर बायनुअल क्रॉप्स के बारे में बात करें तो बायनुअल क्रॉप्स अपने रूट्स के अंदर एब्जॉर्व कर लेती है किस चीज को, फूड को, लेकिन जब वो फ्लावरिंग करती है तो फ्लावरिंग के टाइम पे उसी फूड को तो काम में लेंगी, यानी वहां पे फिर से क्या हो गया, इंक्रीजमेंट आ गया किस चीज के अंदर, साइज में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चेंज होता है हमेशा, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा बढ़ता रहेगा, ये घट भी सकता है, ठीक है, लेकिन होगा इनरिवर्सिबल चेंज, होगा परमानेंट चेंज, उसे बदला नहीं जा सकता। अब ऐसा नहीं हो सकता जिस प्याज में से न्यूट्रिएंट को फ्लावरिंग के काम में ले लिया गया, अब उसमें किसी तरीके से दोबारा अपने न्यूट्रिएंट को डाल दें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ के बारे में आप समझ गए, अब बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आपको इनके हिंदी मतलब जानने जरूरी है। हिंदी मतलब जानने के बाद में दिमाग में इमेज बन जाएगी दोनों में डिफरेंस क्या होगा। ग्रोथ को हिंदी में कहते हैं वृद्धि, डेवलपमेंट को हिंदी में कहते हैं विकास। अब वृद्धि का मतलब क्या हो गया, वृद्धि का मतलब हो गया, अब क्योंकि मैंने ये चीज पहले से आपको क्लियर कर दी कि परमानेंट चेंज होगा, लेकिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी केसेस में वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। आप खुद भी सोच सकते हो ये चीज की, वो तो पर्टिकुलर सिचुएशन है ना ट्यूबर वाली, तो उसके अलावा तो वो मोस्टली पॉजिटिव जो होगा आपके चेंज होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा मेजोरिटी में। इसलिए मैं सामान्य कहने में ये शब्द यूज कर सकता हूँ कि इसमें क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है, इंक्रीज होता जाएगा वेट में, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, या लेंथ में इंक्रीज होता चला जाएगा। लेंथ में तो कभी डिक्रीज होता ही नहीं, इंक्रीज ही होगा डेफिनेटली। तो मैं जनरल केसेस के अंदर क्या कह सकता हूँ कि इंक्रीज होना ही क्या है, ग्रोथ है। अब देखिए वृद्धि जो है, वृद्धि का मतलब क्या हो गया, बढ़ते रहना। अब वो क्या है, वो अंधा जोर है। किस तरीके से अंधा जोर है कि उसको कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वो बस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, लेकिन बिना कोई प्लान के काम करते रहना किस तरीके फायदेमंद बात हो सकती है। अगर ह्यूमन के बारे में बात करूं तो वो बिना कोई प्रॉपर प्लान के क्या करेगा, बहुत ज्यादा फूड कंज्यूम करता रहेगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से मोटा हो जाएगा, ठीक है, मेरे जैसे हालात बन जाएंगे। अब हो क्या रहा है, ग्रोथ हो रही है मुझमें, लेकिन मेरे में डेवलपमेंट नहीं हो रहा। आप ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों चीजों को अलग अलग देखना। ग्रोथ को आप सिंपल मान सकते हो मोटापा, और डेवलपमेंट को आप क्या मान सकते हो, सिक्स पैक्स, ठीक है ना, या फिर बाइसेप्स ट्राइसेप्स, जो भी आप बोलना चाहो, कि अगर आपकी बॉडी शेपिंग हो रही है, ठीक है, तो उस चीज को आपने बोल दिया डेवलपमेंट, विकास हो गया उसका। लेकिन अगर केवल और केवल बस पेट बढ़ता चला जा रहा है, पौंड निकलती हुई जा रही है, उस चीज को आप बोलोगे ग्रोथ, ओके ना। वृद्धि का मतलब बस ठीक है, हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है इससे फायदा क्या होगा नुकसान क्या होगा, बस बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि जी पॉजिटिव डायरेक्शन में और वेल प्लान्ड तरीके से ये सारी चीजें होंगी, ओके। हाँ जी, हाइपरट्रोफी और हाइपरट्रोफी और एक और वर्ड क्या होता है, याद ही नहीं आ रहा है अभी दिमाग में। एक होता है हाइपरट्रोफी, एक होता है हाइपोट्रोफी, शायद हाइपो नहीं होता, याद नहीं आ रहा अभी दिमाग में। थोड़ी आज थकान महसूस हो रही है ना उस चीज की वजह से। हाइपरप्लेजिया और क्या लिखा है, हाइपरप्लेजिया और क्या लिखा है, हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी। यार एक तो कंफ्यूज बहुत कर देते हो, पता नहीं क्या लिख रहे हो। हाँ जी, दो चीजें होती है, एक होती है रनिंग, एक होती है जिमिंग। रनिंग क्या करती है, हाँ रनिंग जी करती सर। है फैट को बर्न, और जिम करना क्या करता है, फैट को स्टोर करता है। तो जो मोटा आदमी होगा उसके शरीर के अंदर फैट तो पहले से पाई जा रही है, वो क्या करेगा, जिम करेगा, जिम करने से क्या होगा, उसका फैट उसके शरीर में स्टोर कर लिया जाएगा। और जो पतला आदमी है, पतले आदमी के पास तो कुछ है ही नहीं पहले से, उसको तो बाहर से कंज्यूम भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। सिक्स पैक्स आपके तभी बनेंगे जब आपके शरीर में कुछ होगा। आपके शरीर में कुछ नहीं है, पतले आदमी के पास क्या है, अंतड़ियां बाहर निकली पड़ी है उसकी, उसके तो सिक्स पैक्स क्या है उसके, तो आप अंतड़ियां गिन सकते हो दूर से देख के, उसको एक्सरे को रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके ग्रोथ सर। इज नॉट ए प्रॉपरली नेगेटिव थिंग, ग्रोथ एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन जब दोनों को नहीं कंपेयर करेंगे ना, नहीं सर, मैं हाइपरट्रोफी हम्म,
हाँ जी सर। हाइपरट्रोफी, आप शायद हाइपरट्रोफी कह रहा हूँ, हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोफी में सेल इंक्रीज। सेल साइज हाइपरट्रोफी। इंक्रीज होना, सेल नंबर इंक्रीज होना, हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया। एक हाँ हाइपरट्रोफी और जी एक सर। हाइपरप्लेजिया, वो अलग चीज है। उनको आप हाँ जी हाँ जी। कंपेयर कर सकते हो कैंसर से, ठीक है। ठीक है सर, ग्रोथ से मैं कंपेयर कर रहा था उसको। नहीं, ग्रोथ को कंपेयर मत करो उनसे, उनको आप कंपेयर करो कैंसर से। कैंसर में होता क्या है, ट्यूबर बनना स्टार्ट कर देता है। ट्यूबर हाँ, होता क्या है, जब आपके सेल शरीर का में नंबर इंक्रीज होना। बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होने लग जाए या सेल्स की इनलार्जमेंट बहुत ज्यादा नंबर होने लग इंक्रीज। जाए, तो उनकी वजह से क्या होगा, एक गांठ बन जाएगी और वो गांठ ही आपको खराब कर देगी बाद में, ठीक है। तो कैंसर से रिलेट कर सकते हो ओके आप सर। उस चीज को, लेकिन इससे रिलेट ना करें। ओके सर। ओके। हाँ जी। तो अपने थे ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो ग्रोथ क्या हो जाएगा, ग्रोथ पार्ट हो गया भाई किस चीज का, डेवलपमेंट का, ठीक है। होगा क्या, अब देखिए, अब मैं अभी मजाक के वे में बोल रहा था कि एक पतले आदमी के लिए और मोटे आदमी, किसके लिए आसान है अपने शरीर को शेप में लाना, वो हमेशा आसान होगा मोटे आदमी के लिए। किस तरीके से आसान होगा, मैंने बता भी दिया आप लोगों को। उसके पास पहले से फैट है, वो जिम करेगा थोड़े टाइम तक, वो फैट उसके शरीर में स्टोर हो जाएगी, ठीक है, उसकी बॉडी को शेप देने में काम आ जाएगी। एक पतला आदमी है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो रखा है, उसको थोड़ी दिक्कत आएगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है, अलग नहीं है उससे। पहले ग्रोथ होगी, बाद में डिफरेंशिएशन होगा, ध्यान रखना। ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दो अलग अलग चीजें होगी, और दोनों की दोनों क्या है, डेवलपमेंट का पार्ट है। ये तो ये चीज होगी, अंदर जोर लगा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है किस डायरेक्शन में जोर लगाना है, लेकिन अब डेवलपमेंट भी दे दिया इसने कि भैया इस डायरेक्शन में पढ़िए। अगर समझना चाह रहे हो तो इस चीज को और समझना, आप लोग और बेटर अंडरस्टैंड कर लोगे इस चीज को। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट है, मान लीजिए दो स्टूडेंट है, एक ए और एक बी, ठीक है, दोनों बीएससी एग्रीकल्चर है। अब बी को पता है कि मुझे किस चीज की तैयारी करनी है, मुझे तैयारी करनी है एएफओ के एग्जाम की, और ए को पता ही नहीं मुझे किस चीज की तैयारी करनी है। तो ए कभी तो करंट अफेयर पढ़ लेता है, ठीक है, ए कभी फिशरी पढ़ लेता है, कभी ए कुछ पढ़ लेता है, कभी ए कुछ पढ़ लेता है, लेकिन बी को अच्छे से कंफर्म है कि अपने को एएफओ के एग्जाम की तैयारी करनी है। तो बी ने क्या किया, बी ने पुराने पेपर उठा करके देखे, पैटर्न उठा करके एग्जाम का देखा, तो बी को पता लगा कि यार अपने को जेनेटिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है एएफओ के लिए, ठीक है। अपने को बहुत ज्यादा एंटामोलॉजी और पैथोलॉजी में डीप जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है एएफओ के लिए, अपने को दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। तो बी ने अपने सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करते रहा, लेकिन क्या ए भी गलत कर रहा है क्या, ए गलत नहीं कर रहा, लेकिन ए ने अपने काम को डायरेक्शन नहीं दिया, पढ़ तो ये भी रहा है, मेहनत तो ये भी कर रहा है। तो वही चीज है कि ग्रोथ क्या होगी, ग्रोथ को आप बोल सकते हो स्टडी, और डिफरेंशिएशन को आप बोल सकते हो कि आपने एक गोल सेट कर लिया और आप केवल अब उसे गोल के लिए गोल के लिए काम कर रहे हो। लेकिन जब आपने स्टडी नहीं की होगी तो गोल कैसे पूरा होगा, ठीक है ना। गोल तो आपका तभी पूरा होगा जब आपने स्टडी कर रखी है। ले तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया कि डेवलपमेंट, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों का मिला जुला मिक्सचर हो गया। पहले ग्रोथ होगी, ग्रोथ होने के बाद में उसने सेल्स को क्या कर दिया, अलग अलग काम में विभाजित कर दिया। डिफरेंशिएशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हमने पढ़ रखा है डिफरेंशिएशन को, विभेदीकरण। डिफरेंशिएशन को हमने क्या पढ़ रखा है, विभेदीकरण। होगा क्या, मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, 1 से 12th क्लास आप कंप्लीट करते हो, उसके बाद में आप ग्रेजुएशन में चले गए। ग्रेजुएशन में आपने किया बीएससी एग्रीकल्चर, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में आप जैसे ही एमएससी करने गए तो वहां आप केवल एक सब्जेक्ट के लिए स्पेशलाइज हो गए, केवल एक सब्जेक्ट के लिए स्पेशलाइज हो गए। तो यहाँ आपका स्पेशलाइजेशन निर्धारित हो गया। आपका जैसे स्पेशलाइजेशन निर्धारित हो गया, आप बोल सकते हो कि आपको डिफरेंट कर दिया गया। अब आप एग्रीकल्चर के नाम को कहला के आपका डेजिग्नेशन क्या कहलाएगा, अब एंटोमोलॉजी से हो तो आप एंटोमोलॉजिस्ट कहलाओगे, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में आप एग्रीकल्चरिस्ट कहलाओगे। एंटो से करने के बाद में एंटोमोलॉजिस्ट, पैथो से करने के बाद में पैथोलॉजिस्ट, हॉर्टी से करने के बाद में हॉर्टिकल्चरिस्ट। तो इस तरीके से आप बाद में डिफरेंशिएट कर दिए जाओगे, ठीक है ना। तो वही कंडीशन यहाँ होगी, पहले सेल्स की ग्रोथ होना, और सेल्स की ग्रोथ होने के बाद में उन्हें डिफरेंट डिफरेंट काम में बांट देना। जैसे कि हो सकता है किसी को रूट सेल बना दिया, किसी को स्टेम सेल्स बना दिया, किसी को लीफ सेल्स बना दिया, इस तरीके से सारा का सारा, ठीक है ना। और बाद में उन्हें इंडिविजुअल सेल्स को टिश्यू के अंदर और ऑर्गन के अंदर विभाजित कर देंगे। तो ये क्या हो गया, ये अगर थोड़ा सा मैं डिफरेंस की और बात करूंगा ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर, तो ग्रोथ केवल और केवल सेलुलर लेवल की बात होगी, सेल्स के अंदर ही ग्रोथ होगी ना। अगर मैं बात करूं कि एक ऑर्गन के अंदर वृद्धि करवानी है, तो ऑर्गन में वृद्धि कैसे हो सकती है, ऑर्गन जिन चीजों से मिलकर बना है उन चीजों की वृद्धि होगी। ऑर्गन किन चीजों से मिलकर बना है, सेल्स से मिलकर बना है। अल्टीमेटली ऑर्गन की ग्रोथ के लिए मुझे सेल्स की ग्रोथ करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या हो गया, जो आपकी ग्रोथ है वो सेलुलर लेवल पे काम करेगा, जबकि डिफरेंशिएशन है वो किस लेवल पे काम करेगा,
ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे या टिश्यू लेवल पे काम करेगा, ध्यान रखना। ये काफी इंपॉर्टेंट इनमें है, कंफ्यूजन रहती है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, थोड़ा समझना इस चीज को। डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ का ही रिजल्टेंट है, ग्रोथ होने के बाद में डेवलपमेंट होगा। लेकिन यूं मान लो कि अगर डेवलपमेंट ना होता, डिफरेंशिएशन ना होता, तो वो सेल्स बस उसी डायरेक्शन में चली रहती। या इसको यूं मान लो, स्टेम सेल्स हमेशा फिर स्टेम सेल्स या लीफ सेल्स ही बनी रहती है, वो कभी फ्लावर सेल्स के अंदर कन्वर्ट होने की कोशिश ही नहीं करती। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंसेस के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या हो गया ग्रोथ, और ये क्या हो गया आपका डेवलपमेंट। ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो ये इंक्रीज इन सेल साइज एंड नंबर दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कि एक जीव है, उस जीव की उसकी लाइफ हिस्ट्री के दौरान उसने कितनी मात्रा में सेल्स के साइज में इंक्रीजमेंट की, या फिर कितनी सेल डिवीजन किया उसने, बस केवल ये। उसको कोई मतलब नहीं है कि उसने और क्या काम किया, वो किडनी सेल बनी या कौन सी सेल बनी, उससे कोई लेना देना नहीं इस चीज से। वो केवल और केवल अपने डेवलपमेंट के बारे में सोच रही, अपने ग्रोथ के बारे में सोच रही है कि मैंने कितनी वृद्धि की, मैंने कितनी वृद्धि की। जब मैं डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा तो ये क्या हो गया, प्रोग्रेसिव चेंज इन साइज शेप। क्यों? क्योंकि साइज और शेप इसलिए क्योंकि ग्रोथ इज द प्राइमरी पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ध्यान रखना, ग्रोथ प्राइमरी पार्ट है डेवलपमेंट का। उसके बाद में क्या हो गया, इसने फंक्शन को भी इंक्लूड कर लिया। यहाँ पे देखिए किसी फंक्शन के बारे में कोई जिक्र नहीं है ग्रोथ के अंदर। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि ग्रोथ क्या है, अंधा एक तरीके से काम करते रहना विदाउट प्लानिंग। इसको किसी चीज से मतलब नहीं है कि मैं काम क्या कर रहा हूँ, इसको इस चीज से मतलब है कि मैं फैल कितना रहा हूँ। ठीक है, डेवलपमेंट वो कितना फैल रहा है और उस फैलने के बाद में काम कितना कर रहा है, इस चीज को भी साथ में ले लिया उसने। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय विच इट्स जेनेटिक पोटेंशियल आर ट्रांसलेटेड इनटू फंक्शनिंग मैच्योर सिस्टम। ठीक है, कि उसका जो जीनोटाइप होगा वो फिनोटाइप में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब जीनोटाइप फिनोटाइप में कैसे कन्वर्ट होगा, कोई हाई यील्डिंग वैरायटी होगी, उसके अंदर क्या होगा, अच्छी मात्रा में अनाज उत्पन्न करने की कैपेसिटी होगी, लेकिन उसका डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा फ्लावर में। मान लीजिए उसका फ्लावर में डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा, तो वो उसके पास जीनोटाइप कितना भी अच्छा हो, वो यील्ड ज्यादा देने का, वो ज्यादा यील्ड दे ही नहीं पाएगा, वो फिनोटाइप इतना रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन अपने को जरूरी है कि जो स्टेम सेल्स या बर्ड सेल्स हैं वो डिफरेंट हो जाए, डिफरेंशिएटेड हो जाए किसके अंदर, फ्लावर सेल्स के अंदर, ताकि वो क्या करे, फ्लावर्स का और अल्टीमेटली फ्रूट्स का निर्माण करे, ताकि यील्ड ज्यादा मिले अपने को। ठीक है, दूसरी यहाँ पे बात करेंगे तो ग्रोथ क्या हो गया, साइज में या फिर उसके द्रव्यमान में इंक्रीज कितना हुआ है, बस ये चीज कि वजन बता दीजिए दी, वजन कितना बढ़ा है, दूसरा हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ बात करेंगे अपने, तो ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू ए मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन वाइज। तो यहाँ देखिए, यहाँ फंक्शन से ज्यादा रिलेटेड हो गया। आप दोनों चीजों को यू कंपेयर कर सकते हो कि ये तो वो तोल की दुकान होती है ना एक, जिसपे कपड़े वपड़े शायद वजन पे मिलते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता कि ये कपड़ा क्वालिटी कैसी है इस कपड़े की, वो तो आपको बता देते हैं ये 100 रुपए किलो है, ये 200 रुपए किलो है। ठीक है, जबकि आप दूसरी शॉप पे जाओगे, जनरल शॉप पे जाओगे, तो वहां पे आपको हो सकता है एक साड़ी दिखाए 500 रुपए की और दूसरी दिखाए 5000 रुपए की। आप कहोगे साड़ी ये साड़ी वो है, वो कहेंगे जी दोनों में ना मटेरियल का फर्क है, दोनों में वर्किंग का फर्क है, डिजाइन का फर्क है, इन सारी चीजों का फर्क, और भी कई सारे नाम लेंगे, मुझे तो आते नहीं है, अभी तक शादी नहीं हुई ना मेरी, इसलिए नहीं आते मुझे ये सारी चीजें, बाद में तो प्रैक्टिस हो जाएगी मुझे। हाँ जी, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या बोल दिया गया वो इस शॉप पे कि कौन सी चीज कितने रुपए की है। जब हमने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, दोनों में काम अलग अलग हुआ है, कढ़ाई दोनों में अलग अलग है, वगैरह वगैरह जो भी बोलना चाहो आप। तो ये केवल और केवल वजन देखेगा, ये वजन के साथ साथ काम भी देखेगा। ओके, आगे देखिए, अगर बात करेंगे ग्रोथ के बारे में तो क्या बोला गया, ये डेवलपमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, डेवलपमेंट का एक पार्ट है। अब क्या करेंगे ऐसी डेवलपमेंट का जिसके अंदर क्या हो, वजन ही ना हो। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये डेवलप सॉरी ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन दोनों एज साइज प्लस फंक्शन, और ये केवल और केवल क्या, ग्रोथ। इसके अंदर ग्रोथ भी आ जाएगी, मॉर्फोजेनेसिस। अब मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है बता देता हूँ आपको। मॉर्फ का मतलब होता है रूप और जेनेसिस का मतलब होता है क्या, उत्पन्न होना। तो मॉर्फ का मतलब रूप और जेनेसिस का मतलब उत्पन्न होना। वर्ड ये पढ़ते हो मोस्टली टिश्यू कल्चर में। टिश्यू कल्चर में कहाँ पढ़ते हो, अपने एक लीफ सेल से पूरा का पूरा प्लांट बनाना आप चाह रहे हो, लीफ सेल से पूरा का पूरा प्लांट बनाना चाह रहे हो। तो क्या हुआ, वो लीफ सेल्स ने एक सोमेटिक एम्ब्रियो बनाया, रीडिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन करके कैलस बना के। बाद में क्या हुआ, मोर्फोजेनेसिस से उसने क्या किया, उस लीफ सेल को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, रूट और शूट के अंदर। ठीक है, यानी उसे फिर से रीडिफरेंशिएट कर दिया। ओके, तो ये मोर्फोजेनेसिस हो गया। ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वांटिटी की बात करेगा, मात्रा की बात करेगा। और ये मात्रा के साथ साथ क्या हो गया, गुणवत्ता की बात भी करेगा कि भाई साहब हमें तो क्वालिटी भी बताइए। हम केवल उसमें नहीं देखते कि क्वांटिटी कितनी दे रहे हो आप, हमें क्वालिटी भी चाहिए। ओके,
आगे बात करेंगे तो ये केवल सेलुलर लेवल का है, ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का हो गया। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल यानी किस लेवल का हो गया? टिश्यू लेवल का हो गया, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो सेल्स मिलकर के टिश्यू का निर्माण करेंगे, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन का निर्माण करेंगे, ऑर्गन मिलकर के सिस्टम और सिस्टम मिलकर के बॉडी। ठीक है, तो ये किस में चेंज लाएगा? उसके साइज में, शेप में, फॉर्म में या फिर स्ट्रक्चर में। और ये किस में चेंज लाएगा? उसकी ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन में, उसके काम में परिवर्तन लाएगा ये। इसको आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हो ग्रोथ को। ठीक है, ग्रोथ को किस तरीके से मेजर कर सकते हो? आप अपने देखने के बाद में एक बच्चे को बोल दिया कि अच्छा इतना लंबा हो गया, लास्ट टाइम मैं उस टाइम तो छोटा सा था, मेरे कंधे मेरे वो कहाँ पीठ तक आता था, कमर तक आता था, और अब तो ये कंधे तक आने लग गया मेरे। आपने मेजर कर लिया ना उसकी ग्रोथ को डायरेक्ट, लेकिन डेवलपमेंट को डायरेक्ट मेजर नहीं किया जा सकता। डेवलपमेंट क्या हो गया? एक तरीके से आपके ब्रेन का डेवलपमेंट मान लेते हैं कि आपका दिमागी विकास कितना हुआ है। आप उसको डायरेक्ट मेजर कर सकते हो क्या कि आप छोटे बच्चे थे उस टाइम आपका दिमाग कैपेसिटी इतनी थी, अब आपके दिमाग की कैपेसिटी इतनी होगी? उसको डायरेक्ट मेजर नहीं किया जा सकता। जबकि ग्रोथ को डायरेक्ट मेजर किया जा सकता है कि ग्रोथ क्या है? ग्रोथ लंबाई में वृद्धि होना या फिर वजन में वृद्धि होना। बस आपके घर वाले नहीं कहते आपको कि थक गया, ठीक है, काफी पतले हो जाते हो तो आपको बोल देते हैं कि काफी थक गए, और मोटे हो जाते हो उस टाइम कह देते हो कि क्या कहते हैं उस टाइम, याद नहीं आ रहा मुझे, कह देते हैं कुछ कि काफी हेल्दी लग रही हो, ऐसा कुछ कह देते हैं। ठीक है, और यहाँ डेवलपमेंट में क्या हो गया कि ये एक सब्जेक्टिव चीजें होगी, इनको आप केवल और केवल एनालिसिस करके देख सकते हो, यूं नहीं बता सकते कि इसकी डेवलपमेंट कितनी है। आपको ये देखना है किसी का ब्रेन काम कर रहा है तो आपको उसका आईक्यू टेस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, आप उसको देख के नहीं बता सकते, किसी का माथा देख के आप नहीं बता सकते। कई लोग होते हैं वो कहते हैं किसी का माथा चौड़ा है तो उनका दिमाग बहुत है, ये ऐसा नहीं होता। डेवलपमेंट को आप केवल चेक करके ही बताओगे। होपफुली अब आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट समझ में आ गई चीजें, लेकिन ध्यान रखना विदाउट ग्रोथ डेवलपमेंट की एग्जिस्टेंस नहीं है। डेवलपमेंट का एक पार्ट है ग्रोथ, ठीक है, लेकिन विदाउट डेवलपमेंट अकेली ग्रोथ किसी काम की नहीं है। ओके, आगे देखिए। जिम करते हैं तो वही शुरू वाला एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जिम करते हैं तो हमें प्रॉपर डाइट लेनी पड़ती है। अभी राहुल ने कहा कि पतला लड़का होगा तो उसको क्या करना, वो जल्दी अपनी बॉडी को शेप कर लेगा, तो पतले लड़के को डाइट भी तो लेनी पड़ेगी ना। पहले उसे अपने शरीर को एक्स्ट्रा कैलोरीज भी तो देनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा कैलोरीज देगा तो ही उसके शरीर में गेन होएगा। तो वही चीज है। लेकिन अगर वो डाइट तो एक्स्ट्रा ले ले, आधी बातें मान ले अपने इंस्ट्रक्टर की, डाइट एक्स्ट्रा ले ले, लेकिन क्या करे, अच्छे तरीके से एक्सरसाइज वगैरह ना करे, तो वो क्या हो गया, उसने ग्रोथ तो कर रहा है लेकिन डिफरेंशिएशन में उसने ध्यान में नहीं दिया। उसने ये ध्यान में नहीं दिया कि कौन सी एक्सरसाइज करने से मेरे बाइसेप्स डेवलप होंगे, कौन सी एक्सरसाइज करने से सिक्स पैक्स बनेंगे। यूं मान लीजिए कि उसने क्या किया, डाइट तो इंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग फॉलो की, लेकिन जो जिम था वो इंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं किया, और बाद में वो कंप्लेन करने पहुंच गया कि मेरे सिक्स पैक्स नहीं बन गए। ठीक है, तो वो वाली कंडीशन होगी। डिफरेंशिएशन जरूरी है वहां पे। हाँ जी, ग्रोथ रीजन के बारे में बात करेंगे अब अपने, कि ग्रोथ के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं प्लांट में। तो आप सारे लोग जानते हो अच्छी तरीके से ग्रोथ का मेनली क्षेत्र कौन सा होगा, एपिकल मेरिस्टेम होगा। अपने इसको काफी अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से बात कर लेते हैं सारी चीजों के बारे में। एक प्लांट में ग्रोथ के बारे में बात करें तो वो कुछ हिस्सों में, कुछ निश्चित क्षेत्रों में क्या होती है, सीमित होती है, रेस्ट्रिक्टेड होती है, प्रतिबंधित रहती है कुछ क्षेत्रों में। अब जिन क्षेत्रों में प्रतिबंधित रहती है उन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, रिसेंटली सेल डिवीजन वहां पे बहुत ज्यादा होता रहता है। अब ऑब्वियस चीज है ना, ग्रोथ होगी। अब डेवलपमेंट को हमने पीछे छोड़ दिया, हमने समझ ली इस चीज को कि व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट, लेकिन अब हमने डेवलपमेंट को पीछे छोड़ दिया। अब हम केवल ग्रोथ के बारे में बात करेंगे पूरे लेक्चर में। ठीक है, डेवलपमेंट तक होगी सारी बातें, ठीक है, हमने डिफरेंशिएशन सारी बातें आपकी मान ली, लेकिन अब हम केवल ग्रोथ की बात करेंगे। हाँ जी, तो देखिए क्या हुआ, जहां ग्रोथ हो रहा है तो ग्रोथ का मतलब सेल डिवीजन ज्यादा होगा, डिवीजन ज्यादा होगा, उसके बाद में उनका इनलार्जमेंट होगा, इनलार्जमेंट के बाद में मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच जाएगी, वो परमानेंट टिश्यू बन जाएगी। तो वही चीज है, ये जो जोन होंगे उन जोन में सेल डिवीजन काफी ज्यादा हो रहा होगा। सेल डिवीजन काफी ज्यादा हो रहा, तो ऐसे हिस्सों को अपने क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम। हिंदी में क्या बोलते हैं, विभज्योतकी। हिंदी में विभज्योतकी। ठीक है, आगे बात करेंगे तो विभज्योतकी क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, रूट और शूट में। रूट का मतलब क्या हो गया, जड़, और शूट का मतलब क्या हो गया, प्ररोह। बोलते किसे हैं, प्ररोह। अगर मैं स्टेम और लीफ दोनों को इकट्ठा बोलना चाहूंगा तो मैं एक ही वर्ड यूज कर लूंगा दोनों के लिए, शूट। रूट और शूट जो होंगी उनकी एपेक्स पार्ट पे, उनकी एपेक्स पार्ट पे या फिर उनके शीर्षस्थ भाग पे पाए जाते हैं, और इनको क्या बोलते हैं अपने, एपिकल मेरिस्टेम। इस चीज की वजह से अब रूट में भी पाए जाते हैं, शूट में भी पाए जाते हैं। अपने सारी चीजों को अच्छे से पढ़ चुके हैं। रूट वाले मैंने आपको बता ही दिया अच्छे तरीके से, और शूट वाला जब अपने ऑक्सीजन पढ़ेंगे उस टाइम और पढ़ लेंगे, बाकी बताया हुआ है आपको सारी चीजें। आर फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको एक नई चीज और बताऊंगा। देखिए क्या बोला गया कि रूट और जो आपके एपिकल मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम क्या हो गया, विभज्योतकी क्षेत्र, जहाँ पे सेल डिवीजन बहुत ज्यादा हो रहा होगा, रैपिड सेल डिवीजन जहाँ पे हो रहा होगा, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, रूट और शूट के एपिक्स पे।
लेकिन ये जो एपिकल मेरिस्टेम है इनका निर्माण कब होगा? एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम इनका निर्माण होगा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट कब होगा? जर्मिनेशन के टाइम एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। अब एक चीज मैं आप लोगों को हमेशा से बताता आया हूँ कि प्लांट्स जब तक सीडलिंग स्टेज गेन नहीं कर लेता, अटेन नहीं कर लेता, जब तक प्लांट सीडलिंग स्टेज तक नहीं आ जाता, तब तक प्लांट बाहर से कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं लेता। क्यों नहीं लेता बाहर से न्यूट्रिएंट? बाहर से न्यूट्रिएंट इसलिए नहीं लेता क्योंकि उसके जो जाइलम है वो अभी तक, सॉरी, उसका जो जाइलम है, फ्लोएम है, वो पूरी तरीके से अभी डेवलप नहीं हुआ। अभी तक उसका प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम है वही डेवलप हुआ है, जो किससे डेवलप हुआ है? आपके प्रोवेस्कुलर पार्ट से डेवलप हुआ है। और उसका काम क्या होगा? उसका काम होगा जो सीड के अंदर जो स्टोर्ड मटेरियल है, जो सीड के एंडोस्पर्म के अंदर जो स्टोर्ड मटेरियल है, स्टोर्ड फूड है, उसको इधर उधर करते रहना सारे प्लांट को, ताकि क्या हो सके, आपके हो सके क्या, जर्मिनेशन पूरी तरीके से हो सके। मैंने आपको सोल्यूट के ट्रांसलोकेशन में पढ़ाया था ये चीज कि सीड जर्मिनेशन के टाइम पे फूड का अपवर्ड ट्रांसफर होता है, नीचे से ऊपर की तरफ फूड को भेजा जाता है, तब सीड जर्मिनेशन के टाइम पे। और बाद में क्या होगा? बाद में क्या, पत्तियां निकल आएंगी, उसके तो फोटोसिंथेसिस होने लग जाएगा, जड़ तंत्र उसका बन जाएगा, तो वो जड़ से क्या करना शुरू कर देगी? वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगी। लेकिन ये सारा काम कब होगा? ये सारा काम तब होगा जब उनके सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी होगी। अब प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ आप समझ गए अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट यानी सीड से बीज का, सॉरी, सीड से अंकुर का निर्माण होना, सीड का जर्मिनेशन होना, उस चीज को बोलते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या हुआ? सीड के अंदर पानी पहुंच गया, ऑक्सीजन पहुंच गई है, पानी ने साइटोकाइनिन को एक्टिवेट कर दिया, साइटोकाइनिन ने जिबरेलिक एसिड को एक्टिवेट कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया? रेस्पिरेशन की स्पीड बढ़ा दी, रेस्पिरेशन की स्पीड बढ़ा दी, एक्सीलरेट कर दिया रेस्पिरेशन की स्पीड को, तो क्या हो गया? सीड फटाफट जर्मिनेट होने लग गया। ठीक है, जर्मिनेट होने लग गया, उसी चीज को हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट बोल दिया। यहाँ आपको बताता हूँ कि जो सीड जब जर्मिनेट हो रहा होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा था, उससे निकलती क्या चीज है? पहले, उससे पहले क्या चीज निकलती है? रेडिकल सबसे पहले निकलती है, ध्यान रखना। ठीक है, रेडिकल। और रेडिकल किसका निर्माण करती है? रूट्स का निर्माण करती है, ये भी आप ध्यान रखना। और रेडिकल के बाद में क्या चीज निकलती है? प्लूमूल निकलती है रेडिकल के बाद में। ठीक है, जो किसका निर्माण करेगी? शूट का निर्माण करेगी। जो रेडिकल और प्लूमूल होती है, जब तक ये सीडलिंग स्टेज तक नहीं पहुंच पाती, तब तक बाहर से कोई न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं करती। अब इनमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है अपने को, और इन्हीं का जो रेडिकल और प्लूमूल का जो टिप पार्ट रहेगा, उन्हीं टिप पार्ट में क्या रहेगा? एपिकल मेरिस्टेम। ओके, कई बार कंफ्यूजन क्या रह जाती है अपने को कि रेडिकल रूट का निर्माण करेगा या प्लूमूल रूट का निर्माण करेगा। तो उसके लिए ध्यान रखना, आर फॉर रूट एंड आर फॉर रेडिकल, बस हो गया आपका। एक याद कर लिया, दूसरा अपने आप याद हो गया। एक हमने याद कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो गया ना। वही है, दो में से एक को याद कर लिया, दूसरा अपने आप याद हो गया। हाँ जी। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ तक तो बात होगी, प्राइमरी मेरिस्टेम के बारे में हमने बात कर ली, एपिकल मेरिस्टेम के बारे में हमने बात कर ली। क्या एपिकल मेरिस्टेम के अलावा भी प्लांट में ऐसा कोई भाग होता है जहाँ पे क्या हो रहा होगा? ग्रोथ हो रही होगी। बिल्कुल होता है। कहाँ होता है? सुनना। अदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाए जाएंगे? वेस्कुलर कैम्बियम में। अब ये वेस्कुलर कैम्बियम क्या चीज होगी भाई? जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करने के लिए प्लांट के टिश्यू के बीच में पाए जाएंगे, जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करने के लिए। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन लिखा गया कि रेडिकल से टैप रूट बनेगी क्या सर, या सभी रूट में रेडिकल बनेगी? देखिए, दो टाइप की रूट सिस्टम पाई जाती है, एक होता है टैप रूट, ठीक है, और दूसरा कौन सा रूट सिस्टम रहता है? दूसरा रहता है फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, दूसरा रहता है फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट में तो वो हो गया बस, ठीक है, रेडिकल से क्या बन गया? टैप रूट बन गई और उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स निकल गई, सारा काम हो गया। लेकिन जब फाइब्रस रूट्स के बारे में बात करते हैं तो वहां थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। कंफ्यूजन कैसे रहती है? फाइब्रस रूट्स एक ही पॉइंट से निकल के आती है सारी की सारी, तो उनमें प्राइमरी रूट कौन सी है, सेकेंडरी रूट कौन सी है, किस तरीके से निर्धारित करें? तो जब आप वीट की क्रॉप पढ़ते हो, जब आप वीट की क्रॉप पढ़ते हो, तो वीट की क्रॉप क्या है? अब एक चीज और बताता हूँ, टैप रूट जो है मोस्टली डाइकोट्स में पाई जाती है, और जो फाइब्रस रूट्स है वो किस में पाई जाती है? मोनोकोट्स में। वीट क्या है? मोनोकोट है। कौन सी रूट पाई जाती है? फाइब्रस रूट। लेकिन अब वीट के बारे में बात करते हैं। वीट का जैसे ही जर्मिनेशन हुआ, तो जर्मिनेशन हुआ उस टाइम क्या हुई? उसकी रूट उत्पन्न हुई। और रूट कहाँ से उत्पन्न हुई? रेडिकल से उत्पन्न हुई, ध्यान रखना। रूट कहाँ से उत्पन्न हुई? रेडिकल से उत्पन्न हुई। वही प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, सारा सीन वही था। लेकिन 21वें दिन, वीट के लगाने के 21वें दिन पे क्या होगा? क्राउन रूट इनिशिएशन, सीआरआई स्टेज रहेगी। अब सीआरआई स्टेज में क्या होगा? सेकेंडरी रूट्स निकल आती है, वीट की सेकेंडरी रूट्स निकल आती हैं, द्वितीयक जड़ें निकल आती हैं, और जो द्वितीयक जड़ें बाद में होंगी वो प्राइमरी रूट्स को क्या कर देंगी? रिप्लेस कर देंगी। यानी आप यूं बोल सकते हो कि प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स होती तो है मोनोकोट्स में, लेकिन वो परमानेंट नहीं होती, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है सेकेंडरी रूट्स के द्वारा। ये चीज ध्यान रखना।
और ये जो सेकेंडरी रूट्स होंगी वो कैसी रूट्स होती हैं, एडवेंटाइजेंस रूट होती हैं, भूस्थारी रूट्स होती हैं, तने से निकलती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्राउन रूट पार्ट बोलते हैं अपने, क्राउन पार्ट बोलते हैं वीट का, जो इस तरीके से हो गया ना, ये मान लीजिए क्लम हो गया वीट का, तो यहाँ से ऊपर स्टेम का पार्ट मान लीजिए और नीचे से रूट का पार्ट मान लीजिए, इनके बीच में एक पार्ट बन जाता है जिसे अपने बोलते हैं क्राउन पार्ट। तो वहां से जड़ें निकलती हैं, जड़ तने से जड़ें निकलती है एक तरीके से, ध्यान रखना, सीआरआई रूट्स, ओके ना। और ये सीआरआई रूट्स बाद में क्या करेंगे, जो प्राइमरी रूट्स होती है उनको रिप्लेस कर देती है। तो ऑब्वियसली रेडिकल से ही जड़ें निकलती है, लेकिन मोनोकोट्स प्लांट्स के अंदर, फाइब्रस रूट्स के अंदर उनको रिप्लेस कर दिया जाता है बाद में, परमानेंट नहीं होती प्राइमरी रूट्स इनके अंदर, वो रिप्लेस कर दी जाती है बाद में सेकेंडरी रूट्स से, ओके। आगे देखिए, तो अपने कहा थे, रेडिकल से रूट निकलेगी, ठीक है, और प्लूमल से शूट निकलेगा, वो हमारा हो गया। अब हम पूछ रहे थे कि एपिकल मेरिस्टेम के अलावा कोई और पार्ट होगा, तो ये वेस्कुलर कैम्बियम वाला हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा, जस्ट अबो द नोड, वेस्कुलर कैम्बियम में हो गए, ठीक है, क्या चीज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके अलावा किसके अंदर पाए जाएंगे, मोनोकोट्स में। मोनोकोट जैसे कि वीट वगैरह, कौन होते हैं मोनोकोट्स, मोनोकोट्स वो होते हैं एक बीज पत्री जिनके अंदर एक कोटिलिडोन पाया जाए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ग्रासेस, ठीक है, ऑलमोस्ट सारी ग्रासेस मोनोकोट्स ही है। तो क्या होगा, इनमें बोल दिया गया ग्रासेस की जो नोड्स होंगी, नोड्स यानी क्या, संधि, वहां से, वहां पर क्या पाया जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा। और एट द बेस ऑफ ग्रेस लीफ, क्या बोला गया, बेस। अब बेस का मतलब क्या हो गया, आधार, बेस का मतलब क्या हो गया, आधार। जब अपने वीट वगैरह के बारे में बात करेंगे, तो वीट में क्या होगी, एक टिलर क्रॉप होगी ना, गलत बोल दिया मैंने, वीट क्या होगी, एक ग्रास क्रॉप होगी, वीट क्या होगी, ग्रास क्रॉप होगी। और ग्रास क्रॉप में हम क्या पढ़ते रहते हैं, टिलरिंग होना पढ़ते रहते हैं, कि इनके अंदर टिलर्स निकलते रहते हैं, शायद मेरे ख्याल से हिंदी में बोलते हैं कल्ले फूटना, ठीक है। तो वो होती क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस होती है कि वीट का प्लांट आपने लगा दिया, तो वीट के प्लांट के जो नीचे वाला पार्ट होगा, वहीं से नई फुटान होती रहेगी, हमेशा ध्यान रखना, वही एक दूसरे के ऊपर रोल होता रहेगा और एक प्लांट का निर्माण करता रहेगा पूरा का पूरा। लेकिन उसमें हमेशा नई फुटान हमेशा नीचे वाले पार्ट से ही होगी। क्या बोला गया, बेस एंड ऑफ द ग्रास लीफ, कि हमेशा यहीं से मेरिस्टेमेटिक पार्ट निकलेगा, उसका कोई एपिकल मेरिस्टेम वाला सीन नहीं होगा। ये जो पार्ट होगा, जो आधार सतह के या जमीन के बिल्कुल पास होगा, वहीं उसका मेरिस्टेमेटिक पार्ट होगा, वहीं से सेल डिवीजन होता रहेगा उसमें। ये चीज ध्यान रखना, मोनोकोट्स प्लांट्स के अंदर ये अलग से स्ट्रक्चर पाई जाती है। बाकी डाइकोट वगैरह के अंदर तो क्या होगा, प्लांट के अपर पार्ट से डेवलपमेंट होता है, लेकिन मोनोकोट्स के अंदर, मोस्टली टिलरिंग क्रॉप्स के अंदर, जो नीचे वाला हिस्सा होगा, वहीं से नई फुटान निकलती है, वहीं से कल्ले फूटते रहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए, तो ये वो बता दिया गया कि मोनोकोट्स प्लांट्स के अंदर जो आधार सतह होगी, आधार सतह के पास में भी क्या पाया जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा, ओके। आगे जो वेस्कुलर कैम्बियम होगा, वो वेस्कुलर कैम्बियम क्या काम करेगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम्स का निर्माण करेगा, सेकेंडरी के जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करेगा, जिनके द्वारा क्या किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा, किस चीज को, न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण किया जाएगा, और जो लीव्स होंगी उनके द्वारा फोटोसिंथेसिस किया जाएगा। अब बाहर से नहीं ले रहा, अब सॉरी, अंदर से फूड का यूज नहीं कर रहा वो, अब बाहर से उसने खाना लेना शुरू कर दिया। वो ये ना, बच्चा छोटा होता है उस टाइम बाहर से कोई खाना नहीं खाता, थोड़ा बड़ा होता है उस टाइम बाहर से खाना खाना शुरू करता है, सेम चीज है, हाँ जी। दूसरा यहाँ पे बात करेंगे अपने, तो ये तो वही चीजें हैं कि लेंथ डिफरेंशिएशन वगैरह, वो सारी चीजें वही हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया, द वेस्कुलर कैम्बियम एंड द मेरिस्टेमेटिक जोन ऑफ मोनोकोट्स नोड्स ग्रास लीव्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल अंटिल आफ्टर जर्मिनेशन दे आर सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो बिल्कुल सही है ना ये चीज, कि ये जो चीजें होंगी, कौन कौन सी चीजें, वेस्कुलर कैम्बियम। अब हम जानते हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम आपके एम्ब्रियो ग्रोथ में तो नहीं बनता, एम्ब्रियो ग्रोथ में क्या बनता है, प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम। दूसरी चीज यहाँ पे जो ये बोला गया, तो आपका मैंने आपको बताया बेस वाली बात, तो वो चीज भी कब बनेगी, वो चीज भी ग्रोथ के बाद में बने, आपके जर्मिनेशन के बाद में बनेगी। तो जर्मिनेशन के टाइम पे ये ग्रोथ नहीं होती, इसलिए इनको क्या बोल दिया गया, सेकेंडरी मेरिस्टेम। और जो टिप पार्ट और रूट और शूट के जो टिप पार्ट पे जो रहेंगे, उन्हें क्या बोल दिया, एपिकल मेरिस्टेम को प्राइमरी मेरिस्टेम्स। ध्यान रखना इस चीज को। दो टाइप के बताए मैंने आपको, मेरिस्टेमेटिक भाग, ज्योतिकी क्षेत्र दो बताए मैंने आपको, एक तो कहाँ रूट और शूट के टिप पार्ट पे, दूसरा बताया कहाँ वेस्कुलर कैम्बियम में, या फिर कहाँ पे जो मोनोकोट्स होंगे उनके पर्व संधि वाले स्थान पे, या फिर क्या उनकी जमीन के आधारीय स्थल पे, ठीक है। आगे देखिए, अब ये बहुत ही ना मजेदार टॉपिक आने वाला है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये टॉपिक, सही बताऊं आपको। देखिए, इंटरेस्टिंग भी आपके लिए और आपको काम भी देगा ये, ठीक है। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ किसी से। शिव प्रकाश, आप बताइए, अपने हॉर्टिकल्चर की पढ़ रखा है क्या, अपने हॉर्टिकल्चर थोड़ा बहुत पहले इससे।
शिव प्रकाश। हाँ जी सर, हाँ पढ़ रखा है। हॉर्टिकल्चर पढ़ रखा है? हॉर्टिकल्चर में हेलो। ओलेरिकल्चर पढ़ लिया आपने? हाँ सर, पहले ही पढ़ा था, सुपरवाइजर की तैयारी की थी बहुत तब। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ओलेरिकल्चर में टोमेटो क्रॉप पढ़ी है आपने कभी? यस सर। टोमेटो क्रॉप में दो अलग अलग टाइप की वेराइटीज होती है, एक डिटर्मिनेट वेराइटी और एक इनडिटर्मिनेट वेराइटी। पढ़ा है कभी इसके बारे में? हाँ सर, पढ़ा है। क्या होती है डिटर्मिनेट वेराइटी? एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है कि सर टोमेटो की डिटर्मिनेट वेराइटी कौन सी है, इनमें से इनडिटर्मिनेट वेराइटी कौन सी है, लेकिन होती क्या है डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट वेराइटी? ये नहीं पता सर, पढ़ा तो है। ये नहीं पढ़ा डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट वैरायटी क्या होती है? ये पढ़ा है कि डिटर्मिनेट वैरायटी फलानी होती है, नाम पढ़े हैं वैरायटी के आपने, एक तरीके से देखा जाए तो रट्टा हो गया वो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपने बात करते हैं कि क्या होती है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ और क्या होती है इन डिटर्मिनेट ग्रोथ। सबसे पहले नाम से देखते हैं। यहाँ बोला गया डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट से वर्ड क्या निकल के आया? डिटर्मिनेशन, यानी एक तरीके से देखा जाए तो निश्चित। ठीक है। डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट नाम से ही पता लग रहा है। अब देखिए होगा क्या इनके अंदर। डिटर्मिनेट ग्रोथ के बारे में जब बात करेंगे तो इनका क्या हो गया, एक फिक्स होगा, इतने फिक्स साइज तक ये बढ़ेंगे, साइज तक बढ़ने के बाद में रुक जाएंगे, रुकने के बाद में क्या होगा, अल्टीमेटली डेथ को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। डिटर्मिनेट ग्रोथ के अंदर क्या हो गया कि ये एक सर्टेन साइज तक, एक निश्चित आकार तक ग्रहण करेंगे, उसके बाद में ग्रोथ करना बंद कर देंगे, और ग्रोथ करना बंद करने के बाद में क्या होंगे, सेंसेशन तक चले जाएंगे। सेंसेशन यानी जीर्णता, बुढ़ापा, और उसके बाद में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे वेट की क्रॉप के बारे में, तो वेट की क्रॉप ऐसा होता है कि आप कटाई नहीं करोगे तो वो बहुत लंबी लंबी हो जाएगी, 5-5, 6-6, 20-20 फुट की हो जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है। वो आप कटाई करो ना करो, उसने एक टाइम पे आकर के सूख जाना है, सूखने के बाद में उसने खत्म हो जाना है। ठीक है, मर जानी है क्रॉप ने। अगर आपने क्रॉप खत्म होने से पहले जब आपके मॉइस्चर लेवल कितना हो, 20 से 25% के आसपास मॉइस्चर लेवल हो, उस टाइम आपने हार्वेस्टिंग कर ली तो ठीक है। अगर मॉइस्चर लेवल आपने थोड़ा और बढ़ जाने दिया, और कम हो जाने दिया, तो बाद में आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाएंगी, बाड़ियाँ झड़नी शुरू हो जाएंगी, दाने आपके गिरने शुरू हो जाएंगे, इल्ड आपकी कम हो जाएगी, तो ये सारे आपको नुकसान हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, ये इस प्रकार की वृद्धि होती है जिसके अंदर क्या होगा, एक सर्टेन साइज अटेन किया, वो सर्टेन साइज निश्चित आकार ग्रहण करने के बाद में उन्होंने अपनी ग्रोथ को रोक दिया। ग्रोथ को रोकने के बाद में वो जीर्णता को प्राप्त होंगे और अल्टीमेटली मृत्यु को प्राप्त होंगे, मर जाएंगे, खत्म। एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे इसके? पत्तियां, फ्लावर्स, फ्रूट, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के। पत्तियों को आप हटा दीजिए, कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा, लेकिन पत्तियां भी क्या होंगी, एक टाइम के बाद में सूख जाती हैं, फिर नई पत्तियां निकलती है। लेकिन फिर भी आप पत्तियों को हटा दीजिए, आप फ्लावर और फ्रूट को ध्यान में रखिए। क्या एक फूल है वो प्लांट पे हमेशा लगा रहेगा? एक फ्लावर लग गया प्लांट पे, क्या वो हमेशा लगा रहेगा आपके प्लांट पे? नहीं, वो एक टाइम तक लगा रहेगा। एक टाइम तक लगने के बाद में फ्रूट में डेवलप हो जाएगा, और फ्रूट प्लांट पे पड़ा रहा। एक आम लगा हुआ है प्लांट पे, एक नींबू लगा हुआ है प्लांट पे, आपने क्या किया, उसे तोड़ा नहीं। तोड़ा नहीं तो क्या ऐसा होगा, वो एक नींबू 1 क्विंटल का बन जाएगा। आपने 10 साल तक नहीं तोड़ा तो वो एक नींबू 1 क्विंटल का बन जाएगा क्या? 10 साल तो पकड़ने नहीं देगा, थोड़े टाइम के बाद में पेड़ से झड़ के नीचे गिर जाएगा, ऑटोमेटिकली एब्सेशन लेयर का निर्माण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक डिटर्मिनेट ग्रोथ है। डिटर्मिनेट का मतलब हो गया कि निश्चित है। अब इस निश्चित मात्रा से ज्यादा आपकी वृद्धि हो नहीं सकती। ठीक है, इससे ज्यादा आप ग्रोथ कर नहीं सकते, बस आप सैचुरेशन लिमिट तक पहुंच चुके हो। इस टाइप की ग्रोथ जो होगी उसे अपने कहते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ। लेकिन जो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है वो इसका उल्टा है। वो क्या होंगी, जैसे वेजिटेटिव पार्ट हो गए। वेजिटेटिव पार्ट कैसे? स्टेम्स होंगे, रूट होंगे, वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होती है। सबकी नहीं होती, अपने बात करेंगे बाद में मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक वगैरह की, और आपके एनुअल प्लांट्स की, बायएनुअल प्लांट्स की, पेरेनियल प्लांट्स की, तब आप और अच्छे से समझोगे इस चीज को। फिलहाल सुनिए क्या है। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होगा, जो वेजिटेटिव स्टेम होगा और रूट्स होंगी वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होंगी। वो ऐसा नहीं करेंगी। ठीक है, वो नहीं कहेंगे कि ठीक है हमने 2 मीटर की ग्रोथ कर ली, अब ठीक है बस हो गया, बहुत है, इतना ही करेंगे। नहीं, वो नहीं करेंगे ऐसा। वो चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, कंटिन्यू ग्रो करते रहेंगे। अगर अपने बात करें जो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है या इनडिटर्मिनेट मेरिस्टेम है, उसे मारा जा सकता है। मारा कैसे जा सकता है? हर किसी को मारा जा सकता है। ऐसे प्लांट है, उखाड़ दिया मैंने, मर गया। ठीक है, धक्का थोड़ी है कोई। लेकिन ये क्या होते हैं, पोटेंशियली इमोर्टल। ये क्या होते हैं, पोटेंशियली इमोर्टल। अब यहाँ पे वर्ड यूज हो गया पोटेंशियली। पोटेंशियलिटी का मतलब क्या है, सामर्थ्य, कि इनके अंदर सामर्थ्य है किस चीज का, इमोर्टलिटी का। इमोर्टल का मतलब क्या हो गया, अमरता एक तरीके से।
कि ये अमर है, इनमें सामर्थ्य है इस चीज का। अमर का मतलब क्या, ये मरेंगे नहीं कभी भी। अब इसका क्या मतलब हो गया, मैं तो किसी भी प्लांट को मार सकता हूँ उखाड़ के, ठीक है, मार सकते हो आप, लेकिन उस प्लांट की एक टहनी को मैंने काट लिया, और टहनी को काट के क्या किया, उसको कहीं पे लगा दिया, तो वो टहनी फिर से ग्रोथ कर जाएगी। बहुत सारे मेथड है ना ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने सारे मेथड है, आपने क्या कर दिया, कटिंग यूज कर ली, लेयरिंग यूज कर ली, ग्राफ्टिंग यूज कर ली, बडिंग यूज कर ली, या फिर माइक्रो प्रोपेगेशन कर लिया। कुछ भी काम नहीं कर रहा तो माइक्रो प्रोपेगेशन तो काम करेगा ही। आपने उस प्लांट के सेम डिट्टो प्लांट क्रिएट करके छोड़ दिया, यानी क्या हो गया, वो इमोर्टली रहा, मरा थोड़ी है। रूप उसने परिवर्तित कर लिया, लेकिन उसका जीनोटाइप तो अभी भी सेम है। जब तक उसका सेम जीनोटाइप पड़ा है तब तक वो मरा थोड़ी है, वो चलता रहेगा। तो ये इनके साथ होगी कि इनके साथ ये वाली कंडीशन है, ये इमोर्टल है, इनको आप नहीं खत्म कर सकते, ठीक है। मतलब आप इंटेंशनली चाहो तो खत्म कर सकते हो, लेकिन इनके अंदर पोटेंशियल है इस चीज का कि ये इमोर्टल रहेंगे। किनके अंदर पोटेंशियल है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के अंदर। और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कौन सी होती है, वेजिटेटिव पार्ट प्लांट का। अगर अपने बात करेंगे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में, तो जो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है उनकी मृत्यु ही उनका फाइनल वो है कि ठीक है आपकी मृत्यु निश्चित है, आपकी मृत्यु निश्चित है, एक टाइम पे आकर के आप मर ही जाओगे। इसीलिए तो जो आपके प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि क्या फ्लावर्स, आपके फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगे, उनकी शेल्फ लाइफ का जिक्र करते हैं अपने हमेशा। अब शेल्फ लाइफ क्या चीज होती है, आपने प्लांट से तोड़ दिया प्रोडक्ट, प्लांट से तोड़ने के बाद में कितने टाइम में वो खराब नहीं हो रहा, लेकिन एक टाइम पे वो खराब तो होगा ना डेफिनेटली। क्यों, क्योंकि फ्रूट क्या है, एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो उसकी एक सर्टेन लाइफ है, उस सर्टेन लाइफ को पूरा करने के बाद में वो डेफिनेटली मरेगा ही मरेगा। आप उसे आप उसे मरने से रोक नहीं सकते किसी भी सूरत में। लेकिन वेजिटेटिव प्लांट को आप रोक सकते हो। कैसे रोक सकते हो, आपको पता लग गया कि हाँ एक पेड़ था, इस पेड़ के अंदर दीमक लग गई और पेड़ पूरा का पूरा खराब होता चला जा रहा है। ये आपने क्या किया, उस पेड़ की कटिंग्स ले ली, 5-7 कटिंग्स लेकर के नया पौधा लगा लिया, उन कटिंग की सहायता से नया पौधा बन गया, सेम जीनोटाइप, सेम सारा का सारा वो का वही रहा, लेकिन मरा नहीं वो प्लांट पूरी तरीके से। हाँ ठीक है, मान लिया हमने कि पुराने वाला सारा का सारा प्लांट दीमक ने खराब कर दिया, लेकिन उस प्लांट का जीनोटाइप अभी भी स्टोर्ड है, वो प्लांट वही है एक तरीके से, यूं मानो आप, ठीक है, क्लोन ही तो हुआ ना उसका। लेकिन आप क्लोन नहीं बना सकते टमाटर का, टमाटर का क्लोन नहीं बना सकते, उसको मरना ही पड़ेगा, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है जिसको। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ये लग रहा होगा या आपने इसे सीरियस लिया नहीं आज तक कभी शायद, लेकिन डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अपने आप में। हाँ जी, देखिए क्या बोला गया, व्हेन एन इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अब इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कौन सी होगी, वेजिटेटिव मेरिस्टेम बन जाएगी क्या, रिप्रोडक्टिव, यानी क्या हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं फ्लावर्स की, तो फ्लावर लगते कहाँ है प्लांट में, फ्लावर लगते हैं बर्ड से। जो एक्सिलरी बर्ड होगी प्लांट में, जो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, उन एक्सिलरी बर्ड्स के अंदर ही लगते हैं फ्लावर। क्लियर है ना, एक्सिलरी बर्ड्स के अंदर ही फ्लावर लगेंगे, हम ये चीज जानते हैं। लेकिन क्या सारी की सारी एक्सिलरी बर्ड्स के अंदर फ्लावर लगते हैं, बिल्कुल नहीं लगते। ऐसा क्यों भाई, ऐसा इसलिए कि अगर एक प्लांट ने सारी की सारी एक्सिलरी बर्ड के अंदर फ्लावर लगा दिया, तो उसने सारी की सारी एक्सिलरी बर्ड्स को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर से डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे ही उसने इनडिटर्मिनेट को डिटर्मिनेट बना दिया, इनडिटर्मिनेट को डिटर्मिनेट बना दिया, तो डिटर्मिनेट बनाते ही उसकी एक फिक्स होगी कि भैया इतने टाइम बाद में तेरा किस्सा खत्म है। फ्लावर के साथ और फ्रूट के साथ वही होगा। फ्लावर अगर आप ऑर्नामेंटल क्रॉप लगा रहे हो, तो गुलाब पे गुलाब का फूल आ गया, तो वो ऐसा नहीं होगा सारी जिंदगी पड़ा रहेगा, पड़ा पड़ा सूख भी जाएगा वहीं पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब वो क्या बन चुकी है, इनडिटर्मिनेट से डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बन चुकी है। ओके, आगे देखिए, अगर अपने बात करेंगे किन प्लांट्स के बारे में, मोनोकार्पिक के बारे में। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, वो इन वर्ड्स को मार्क कर लेना अच्छी तरीके से। मोनोकार्पिक एग्जाम के मोनोकार्पिक प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, तो नाम से पता लग रहा है, मोनो यानी एक, कार्पिक यानी फ्लावर, कि क्या करेंगे, अपने लाइफ साइकिल में केवल एक बार ही फ्लावरिंग करते हैं। वो प्लांट जो अपने लाइफ साइकिल में एक बार फ्लावरिंग करते हो, उन्हें अपने क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, मर जाएंगे। एग्जाम्पल जितने भी एनुअल्स है वो सारे के सारे क्या है, मोनोकार्पिक है। वीट के बारे में बात करें तो वीट एक बार ही फ्लावरिंग करती है, या किसी के खेत में हुआ है ऐसा कि वीट ने 2 बार फ्लावरिंग कर दी है, एक ही बार फ्लावरिंग करेगी, उसके बाद में क्या होगा, वीट का प्लांट मर जाएगा। उसी तरीके से बात करेंगे पॉलीकार्पिक के बारे में, तो पॉलीकार्पिक के अंदर क्या हो रहा है, फ्लावरिंग हो रही है, और फ्लावरिंग होने के बाद में फिर से वो वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा। अब मैं बोल दूं नींबू के पेड़ के बारे में, आम के पेड़ के बारे में, या कोई भी फ्रूट क्रॉप के बारे में, तो होता क्या है, फ्रूट क्रॉप्स के अंदर यही होता है ना, फ्लावरिंग हो गई, ठीक है, जो उनपे जो फ्रूट लगे थे वो फ्रूट एक टाइम के बाद में सेंसेशन पीरियड में आ जाएंगे, लेकिन पूरा का पूरा पेड़ नहीं आएगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, पॉलीकार्पिक, जो एक से ज्यादा बार फ्लावरिंग करेंगे अपनी लाइफ साइकिल में। अब एक से ज्यादा बार कितना भी टाइम हो सकता है, वो डिपेंड करेगा प्लांट टू प्लांट, ठीक है। आगे देखिए,
तो यहाँ तक आपने क्या बातें देख ली, मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक। अब इतनी चीजों को मैं एक साथ ना आपको डिटेल में एक बार फिर से दोबारा बता, डिटेल में नहीं समरी में एक बार फिर से बता देता हूँ, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं वरना थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। देखिए, एक होती है डिटर्मिनेट ग्रोथ। डिटर्मिनेट ग्रोथ के अंदर क्या होगा, एक निश्चित आकार या एक निश्चित ग्रोथ करके वो अपनी ग्रोथ को रोक देगा और बाद में वो क्या होगा, सेंसेशन और डेथ को प्राप्त करेगा। सेंसेशन यानी जीर्णता, बुढ़ापा, और डेथ यानी मृत्यु। ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रोथ करके वो मृत्यु को प्राप्त करेगा। एग्जाम्पल हो गए इसके फ्लावर या फिर फ्रूट। जबकि मैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या करेंगे, मरते नहीं है, वो क्या करते रहेंगे, और ज्यादा वृद्धि करते रहेंगे। ठीक है, खुद को जिंदा रखते रहेंगे। ठीक है, अगर बात करेंगे अपने किस चीज की, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में, तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के अंदर पोटेंशियल होता है इमोर्टिलिटी का। हम उन्हें जिंदा रख सकते हैं किस तरीके से, एवेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड से। जबकि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है उसको मरना ही पड़ेगा, उसको आप क्या कर सकते हो, फ्रिज में रख सकते हो, आप -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख सकते हो, लेकिन कितना भी कुछ भी कर लो, आपने जैसे ही वहां से बाहर निकाला उसमें मर गया। ठीक है, आप अपनी उसकी शेल्फ लाइफ को 2 दिन बढ़ा सकते हो, 2 साल बढ़ा सकते हो, 20 साल बढ़ा सकते हो, 20 साल बाद तो मरेगा, मरना उसका तय है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन वेजिटेटिव ग्रोथ, अब एक चीज है 20 साल जिस चीज को आपने बढ़ाया है, जिसकी शेल्फ लाइफ को, ऑब्वियस है आपने उसको क्रायो प्रिजर्वेशन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी में स्टोर करके रखा होगा, तो इतने एफर्ट्स वहां लगाए हैं आपने उसकी मोर्टिलिटी को दूर करने के लिए। ठीक है, लेकिन आप थोड़े से एफर्ट्स लगाओगे किसके अंदर, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के अंदर, तो उनको आप मरने से बचा सकते हो हमेशा। आप एक प्लांट को हमेशा ही रख सकते हो, एक प्लांट का जीनोटाइप स्टोर करके। तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि जो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है वो पोटेंशियल होती है इमोर्टिलिटी के लिए, लेकिन डिटर्मिनेट है उनको मरना ही पड़ेगा, मृत्यु ही उनका अंतिम उपाय है। हाँ जी। एक चीज, मोनोकार्पिक क्या हो गए, एक बार फ्लावरिंग करेंगे बाद में मर जाएंगे। पॉलीकार्पिक क्या होंगे, एक से ज्यादा बार फ्लावरिंग करेंगे अपने लाइफ साइकिल में, अपने लाइफ साइकिल में एक से ज्यादा बार फ्लावरिंग करेंगे। जो अब आगे शुरू करते हैं, यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, इसलिए मैंने सारा का सारा आपको रिवाइज करवाया है। अब देखिए, मोस्टली जो मोनोकार्पिक स्पीशीज होते हैं वो एनुअल्स होते हैं। एनुअल्स कौन से होते हैं, वो होते हैं एनुअल्स जो अपना लाइफ साइकिल एक सीजन में कंप्लीट कर ले। जो प्लांट अपना लाइफ साइकिल एक सीजन में कंप्लीट कर ले उन्हें क्या कहते हैं, अपने एनुअल्स कहते हैं। ठीक है, या फिर क्या कर ले, एक साल में कंप्लीट कर ले। ठीक है, लेकिन ये साल वाला कंसेप्ट आप यहाँ पे छोड़ दो, एक बार के लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी आप लोगों को, आप एक सीजन ही रखिए। ठीक है, तो मोनोकार्पिक क्या होते हैं, जो एक सीजन के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ले उनको कहते हैं मोनोकार्पिक, सॉरी उनको कहते हैं एनुअल्स। और वो एनुअल्स जो एक ही बार फ्लावरिंग करे उनको क्या कहते हैं, अपने मोनोकार्पिक स्पीशीज। ठीक है, लाइफ साइकिल जैसे ही मैंने बोल दिया, तो लाइफ साइकिल में सीड जर्मिनेशन से लेकर के उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ से लेकर के उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ और डेथ, ये सारी बातें इंक्लूड होगी, ध्यान रखना। बाद में क्या बोला गया, लेकिन जरूरी नहीं कि जो मोनोकार्पिक होते हैं वो सारे के सारे क्या हो, एनुअल्स ही हो। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, बायएनुअल प्लांट। बायएनुअल प्लांट भी तो मोनोकार्पिक ही होते हैं। अब आपने प्याज की फसल लगाई, प्याज ने क्या किया, फर्स्ट सीजन के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ की, बल्ब का निर्माण कर लिया, सेकंड सीजन के अंदर वो क्या कर रहा है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसने एक बार फ्लावरिंग की, लेकिन फ्लावरिंग के बाद में तो मर जाएगा ना, फ्लावरिंग के बाद में मर जाएगा प्लांट, लेकिन उसने सीजन 2 लगा दिए, तो वो बायएनुअल हो गया। है वो बायएनुअल, लेकिन है वो मोनोकार्पिक। ठीक है, यहां तक भी हमने हजम कर लिया। अब मैं बात करता हूँ बैम्बू की क्रॉप के बारे में। बैम्बू क्या है, पेरेनियल क्रॉप है। तकरीबन ये आपके 5 साल से भी ज्यादा जिंदा, 5 साल क्या, सेंचुरी यानी शताब्दी, सेंचुरी यानी शताब्दी, डिकेड यानी 50 साल तक जीवित रह सकता है आपके क्या, बैम्बू की क्रॉप। और 50 साल तक जीवित रहने के बाद में भी ये फ्लावरिंग केवल एक बार करेगा, एक बार फ्लावरिंग करेगा, फ्लावरिंग करने के बाद में मर जाएगा। यानी हो गई कौन सी क्रॉप, ये पेरेनियल क्रॉप हो गई, जिसको अपना जीवन साइकिल कंप्लीट करने में 2 सीजन या उससे भी ज्यादा का टाइम लग रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, पेरेनियल क्रॉप। ठीक है ना, बैम्बू 50 साल से भी ज्यादा जीवित रह सकता है, और उसने क्या किया, केवल अपने जीवन काल में एक ही बार फ्लावरिंग करी है पेरिनियल क्रॉप, लेकिन है मोनोकार्पिक। उसी तरीके से बात करूंगा पाइनएप्पल के बारे में, तो पाइनएप्पल भी अपने जीवन काल में एक ही बार फ्लावरिंग करता है क्या, वो तो खैर चलो एनुअल क्रॉप ही है, लेकिन है क्या, एनुअल फ्रूट क्रॉप, लेकिन है क्या, मोनोकार्पिक, एक ही बार फ्लावरिंग करेगा, दोबारा फ्लावरिंग नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी चीजें होगी आपकी मोनोकार्पिक से रिलेटेड। अब बात करते हैं आपकी पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक कौन होंगे, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा कंसेप्ट है, समझना इसको। पॉलीकार्पिक कौन होंगे, पॉलीकार्पिक वो प्लांट्स होंगे जो क्या करेंगे, अपना लाइफ साइकिल में एक से ज्यादा बार फ्लावरिंग करेंगे। अब एक से ज्यादा बार, एक बार भी हो सकता है, 100 बार भी हो सकता है, और 1000 बार भी हो सकता है, डिपेंड करता है प्लांट की लाइफ साइकिल कितनी है। ठीक है, अब देखिए,
ये चीज आप समझ गए कि जो पॉलीकार्पिक प्लांट जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ग्रोथ दोनों टाइप की रहती है, इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट दोनों टाइप की। किस तरीके से? इस तरीके से कि जो अपनी एक्सिलरी बर्ड्स होंगी, जो उनकी एक्सिलरी बर्ड्स होंगी या कक्षस्थ, क्या बोलते हैं इन्हें, बर्ड्स को हिंदी में क्या कहते हैं, बर्ड्स को हिंदी में क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा मुझे अभी, कलिका, हाँ कलिका, कक्षस्थ कलिकाएं जो होंगी, उन कक्षस्थ कलिकाओं को क्या होगा, फ्रूट्स का निर्माण होगा, फ्लावर का निर्माण होगा कक्षस्थ कलिकाओं से। लेकिन ये अपनी सारी की सारी कक्षस्थ कलिकाओं को फ्लावरिंग के फ्लावरिंग पार्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं करते, क्योंकि इनको पता है कि हमने सारी की सारी एक्सिलरी बर्ड्स को कन्वर्ट कर दिया फ्लावर के अंदर। और फ्लावर क्या है, एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, उसको तो मरना ही है एक टाइम पे आकर के। और अगर हमने सारी बर्ड्स को फ्लावर में कन्वर्ट कर दिया तो बाद में हम कहाँ ग्रोथ करेंगे। इसलिए ये कुछ बर्ड्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, फ्लावर में, और कुछ को ब्रांचेस में कन्वर्ट करते चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि नई पत्तियां भी तो आनी जरूरी है ना, नई ग्रोथ भी तो होनी जरूरी है प्लांट के अंदर। तो वो वाली कंडीशन होगी पॉलीकार्पिक के साथ में। तो ये क्या करेंगे, ये सारे के सारे वेजिटेटिव मेरिस्टेम को कन्वर्ट नहीं करते डिटर्मिनेट में, बल्कि कुछ भाग को डिटर्मिनेट में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बातें। अब उनके बाद में अपने बात करते हैं किसके बारे में, टोमेटो के बारे में। मैंने अभी पूछा था एक क्वेश्चन कि आपने टोमेटो हॉर्टिकल्चर जिसने भी पढ़ा है, टोमेटो की क्रॉप जिसने भी पढ़ी है, उसने ये चीज जरूर पढ़ी होगी, फलानी वैरायटी इसकी डिटर्मिनेट वैरायटी है और ये वैरायटी इसकी इनडिटर्मिनेट वैरायटी है। हमें मतलब पता होना चाहिए चीजों का। जब हमें चीजों का मतलब पता होता है उस टाइम पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है। यहाँ पे बात करेंगे तो ये टोमेटो की कौन सी ग्रोथ हो रही है, डिटर्मिनेट ग्रोथ हो रही है, और ये कौन सी ग्रोथ हो रही है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हो रही है। क्योंकि डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने ये टोमेटो वाला एग्जांपल भी यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब देखिए डिटर्मिनेट ग्रोथ में क्या हुआ, ये डिटर्मिनेट ग्रोथ है, टमाटर लगे सारे के सारे एक स्टेज पे है, सारे के सारे एक स्टेज पे हैं, एक साथ पक रहे हैं। क्यों? फ्लावरिंग एक साथ हो रही है, ऑब्वियस अगर पकने में जितना, राइपनिंग में जितना टाइम लग रहा है वो टाइम भी एक समान होगा। बोल क्या दिया हमने, डिटर्मिनेट टोमेटो प्लांट, यानी कि क्या है, ये प्लांट एक निश्चित आप क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, और एक निश्चित ग्रोथ करने के बाद में क्या करेगा, ग्रोथ करना बंद कर देगा, और बाद में एक पॉइंट पे आकर के मर जाएगा। ठीक है, लाइफ साइकिल क्या है इसका, छोटा है। वहीं अगर मैं बात करूंगा इनडिटर्मिनेट प्लांट के बारे में, तो इनडिटर्मिनेट प्लांट में आप देख रहे हो यहाँ पे टोमेटो क्या है, राइप्ड स्टेज में है। यहाँ पे ये पकना स्टार्ट हो गया, हल्का हल्का पीला, सॉरी आपके क्या बोल रहे हैं, हल्का हल्का क्या हो गया, रेड हो गए। यहाँ पे बिल्कुल लगे हैं अभी, और यहाँ पे बात करेंगे तो अभी फ्लावर्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे फ्लावर्स खुलने थोड़े थोड़े स्टार्ट हुए हैं। यानी सारी की सारी अलग अलग स्टेजेस के अंदर है, सारे के सारे अलग अलग स्टेजेस के अंदर है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपनी ग्रोथ को चेक नहीं किया, अपनी ग्रोथ को सीज नहीं किया। यहाँ पे इनडिटर्मिनेट है, कुछ बर्ड्स को रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में कन्वर्ट कर दिया, कुछ बर्ड्स को नहीं कन्वर्ट किया। इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर दिया, वेजिटेटिव ग्रोथ करते रहे, अपनी अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करते रहे। वेजिटेटिव ग्रोथ करने के बाद में ये वाली बर्ड को कन्वर्ट कर दिया, फिर से वेजिटेटिव ग्रोथ करते रहे, ये वाली बर्ड को रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में कन्वर्ट कर दिया। सारी को नहीं कर रहे, इसको वेजिटेटिव में रखा, इसको रिप्रोडक्टिव में कन्वर्ट कर दिया, इसको वेजिटेटिव में रखा, इसको रिप्रोडक्टिव में कन्वर्ट कर दिया, इसको वेजिटेटिव में, इसी तरीके से आगे करते चले जाएंगे। ये एक चीज। इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट में एक डिफरेंस तो आपका ये हो गया, डिटर्मिनेट में आप अलग अलग स्टेजेस देख सकते हो, किस चीज की, आपके फ्रूट डेवलपमेंट की। जबकि इनडिटर्मिनेट सॉरी डिटर्मिनेट में ऐसा नहीं होगा, डिटर्मिनेट में आप सारी की सारी स्टेजेस एक ही फेज में देखोगे। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेट वेराइटीज जो होती है वो पहले अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करती है, वेजिटेटिव ग्रोथ करने के बाद में वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पे आती है, सारे के सारे प्लांट को कन्वर्ट कर देती है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ठीक है, एक साथ फ्लावर आएंगे, एक साथ फ्लावर आएंगे तो एक साथ उनमें पॉलिनेशन होगा, एक साथ पॉलिनेशन, एक साथ फर्टिलाइजेशन, सारी प्रोसेस एक साथ। यहाँ डायग्राम में आप एक चीज देख सकते हो कि जो टर्मिनल बर्ड्स हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कन्वर्ट होगी, और अब इससे ज्यादा और ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रही, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कन्वर्ट होगी, और उसके आगे कोई ग्रोथ नहीं हो रही। जबकि यहाँ आप देखोगे तो यहाँ क्या हुआ, ये एक्सिलरी बर्ड है जो कन्वर्ट हुई है किसके अंदर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, और बाकी उसके आगे अभी भी वेजिटेटिव ग्रोथ चल रही है, ध्यान रखना, उसके आगे वेजिटेटिव ग्रोथ चल रही है। प्लांट की हाइट के बारे में बात करूंगा तो ये वाला जो प्लांट्स होते हैं उनकी हाइट कम होती है, मैक्सिमम हाइट इनकी 4 से 5 फीट होती है, उससे ज्यादा इनकी हाइट नहीं होती। इनके बारे में बात करूंगा तो इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, 11 से 12 फीट के आसपास इनकी हाइट रह जाती है। और जो इनडिटर्मिनेट टोमेटो प्लांट है, वो टोमेटो प्लांट एक तरीके से आप बोल सकते हो, उन्हें प्लांट ना बोल के आप इन्हें वाइन्स भी बोल सकते हो। वाइन्स यानी क्या, लताएं, बेल। ठीक है, एक चीज और सुनिए, समझिए। अब हमारे सामने एक सिचुएशन क्रिएट होगी कि सर ये तो मसला हो गया, हमें कौन से टाइप की यूज करनी चाहिए, डिटर्मिनेट टोमेटो वैरायटी यूज करनी चाहिए या इनडिटर्मिनेट टोमेटो वैरायटी यूज करनी चाहिए। तो मैं तो बता देता हूँ, उससे पहले आप लोगों से ये पूछ लेता हूँ कि हमें कौन से टाइप की यूज करनी चाहिए। राहुल आप बताइए, कौन से टाइप की हमें यूज करनी चाहिए, इनडिटर्मिनेट वैरायटी यूज करनी चाहिए या डिटर्मिनेट वैरायटी यूज करनी चाहिए? आपके क्या विचार है इस सर बारे में? इनडिटर्मिनेट,
मेरे सर इनडिटर्मिनेट पे है। क्यों करनी चाहिए इनडिटर्मिनेट टोमेटो? सर इसमें एक साथ अपने को फ्रूट वगैरह मिल सकते हैं, उसमें बारी बारी नहीं, मिल सकते हैं इसमें सर। उसमें मत बोलो, नाम बोल के बोलो। इनडिटर्मिनेट में एक मतलब साथ सर, मिल सकते हैं फ्रूट? हाँ जी सर, कैसे और मिलेंगे एक एक बारी साथ? मिल सकते हैं। दोबारा इमेज आपके सामने है, देख के बात कीजिए। मैं थोड़ी हटा हाँ जी देता हूँ सर। चीजों को। ये इनडिटर्मिनेट प्लांट है और ये डिटर्मिनेट प्लांट है, एक साथ कैसे मिलेंगे? किस में मिलेंगे एक साथ, बताइए। डिटर्मिनेट में सर, डिटर्मिनेट में। हाँ, तो फिर तो आप तो इनडिटर्मिनेट बोल रहे हो कि इनडिटर्मिनेट नहीं में एक नहीं साथ सर, मिलेंगे। नहीं डिटर्मिनेट में बाय मिस्टेक हो जाएगा सर। बाय मिस्टेक हो गया। तो मुझे एक चीज़ बताइए, अपने एरिया में ना एक फ्रूट क्रॉप है, वो काफ़ी इन दिनों फेमस होती चली जा रही है, थाई एप्पल बेर के नाम से। काफ़ी पॉपुलर होती चली जा रही है इन दिनों में, लेकिन लोग उसे अडॉप्ट करना पसंद नहीं कर रहे इतना। क्यों नहीं पसंद कर रहे उसे इतना अडॉप्ट करना? क्योंकि उसमें फ्लावरिंग आती है अक्टूबर नवंबर के आसपास, और उसकी सारी की सारी जो हार्वेस्टिंग है वो 15 जनवरी से पहले पहले करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने जनवरी के अंदर अगर उसे रखे रखा, आपने हार्वेस्टिंग नहीं की, बेर की तुड़ाई नहीं करी, तो 15 जनवरी के बाद में जैसे ही कड़ाकेदार सर्दी पड़ना स्टार्ट होगी, सारी की सारी फसल आपकी खराब हो जाएगी। फरवरी मार्च में आपको प्रूनिंग करनी रहती है। आप जानते हो बेर है जो हाईली प्रून्ड प्लांट है, आपको उसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है, जमीन से थोड़ा सा छोड़ के सारा ऊपर से काट देना पड़ता है। क्योंकि बेर पे फ्रूटिंग कहाँ हाँ होती जी है? सर। हमेशा न्यू ग्रोथ पे फ्रूटिंग होती है। तो उसके साथ समस्या ये आती है कि लोग उसे लगाना पसंद, प्रोडक्शन बहुत है उसका, नाजायज प्रोडक्शन है, लेकिन वो चीज़ है प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो सबके पास ही प्रोडक्शन ज्यादा है। एक क्लस्टर में अगर 50 फार्मर्स ने उसको 50 बीघा में लगा लिया, तो वो उसको बेचेंगे कहाँ पे? सेम टाइम पे। सेम टाइम पे मार्केट में बहुत सारा प्रोडक्शन अगर एक साथ आ गया तो क्या प्राइस मिल पाएगा? नहीं मिलेगा सर। तो फिर बताइए, आप डिटर्मिनेट टोमेटो वैरायटी लगा रहे हो तो आपको प्राइस कैसे मिलेगा? सर इनडिटर्मिनेट के साथ जा रहा हूँ सर मैं तो। अब आप इनडिटर्मिनेट के साथ जा रहे हो, तो मुझे एक चीज बताइए नहीं सर। आप। हाँ, हम्म। मैं इनडिटर्मिनेट के साथ जा रहा हूँ। वैसे क्या है कि इसमें एक साथ होगी ग्रो, एक साथ मिलेगा डिटर्मिनेट में। आप इनडिटर्मिनेट वैरायटी लगाना प्रेफर करोगे? हाँ जी सर। क्यों करोगे, आप कारण बताइए। सर इसके साथ एक साथ अपने को नहीं मिलेंगे सर जो प्रोडक्शन ठीक है, इनके आप एक टाइम। फार्मर हो, आप एक हाँ जी फार्मर सर। हो, और आपने अपने खेत में लगा रखी है इनडिटर्मिनेट टाइप का टोमेटो। अब किसी और हाँ आपने जी क्या सर। कर दिया, लेबर को लगा दिया खेत में। ठीक है, खुद हाँ थोड़ी जी सर। करोगे, आप तो ठेकेदार हो, सेठ हो बड़े, खुद काम थोड़ी करोगे। तो नहीं क्या कर हुआ लेंगे आप, सर। नहीं नहीं, वर्क लेबर्स को तो यूज करना ही पड़ता है। हॉर्टिकल्चर हाँ जी बहुत सर। लेबरस बिजनेस है, इसके अंदर लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है। आपने क्या किया, तुड़ाई के लिए लेबर्स को लेके आए, हाँ जी सर। लेबर आ गए। अब अलग अलग प्लांट पे, किसी प्लांट पे तो टमाटर लगे हुए हैं, किसी प्लांट पे टमाटर नहीं लगे हुए, तो लेबर सारे इधर उधर भागेंगे, दौड़ेंगे, परेशान होंगे। उसके अलावा मान लीजिए एक टाइम पे तो ऐसा हो कि आज के दिन तो आपके कोई फ्रूट आ ही नहीं रखा, टमाटर बन ही नहीं रखा, और कल आपके सारे टमाटर बन गए। तो एक टाइम तो आप 5 किलो लेके जा रहे हो खेत में, मंडी में, और एक टाइम आप 5 क्विंटल लेकर के जा रहे हो। क्योंकि फ्लावरिंग तो इनकी यूनिफॉर्म है ही नहीं, कभी टमाटर लगेंगे कभी नहीं लगेंगे। जबकि आपके डिटर्मिनेट टोमेटो वैरायटी है, उसके अंदर तो सारे प्लांट्स पे टमाटर एक साथ लगे होंगे। आपने लेबर को लगा दिया तो आप बोल सकते हो कि लाइन से तोड़ते रहिए, जितने तोड़ सकते हो उतने तोड़ दीजिए लाइन से, क्योंकि सारे एक ही स्टेज पे हैं। आप डेली के 5-5 क्विंटल लेकर के जा रहे हो मंडी में, डेली के अच्छे प्राइस लेकर के आ रहे हो। तो बताइए अब डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट? सर ये तो आपने कंफ्यूज कर दिया है। कंफ्यूजन तो है। तो सर अगर आपने डिटर्मिनेट लगाते हैं, इकट्ठा लेके जाते हैं, तो सर प्राइस नहीं मिलेगा अपने को सर। बिल्कुल नहीं मिलेगा। और इसमें सर फिर लेबर वाली प्रॉब्लम आएगी सर। प्रॉब्लम लेबर वाली क्यों आएगी, और भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अब डिसाइड ये होता है कि हमें कौन सी वैरायटी यूज करनी चाहिए, डिटर्मिनेट वैरायटी यूज करनी चाहिए या इनडिटर्मिनेट वैरायटी यूज करनी चाहिए। टोमेटो से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, सुनना और समझना। क्वेश्चन पूछने का कारण ये हो जाता है कि आप लोग समझ पाओ, उस चीज से जुड़ पाओ। हाँ जी। अब देखिए मैं बताता हाँ हूँ जी। आपको, इसका रीजन बताता हूँ। हाँ जी, देखिए, डिटर्मिनेट टोमेटो वैरायटी के बारे में अगर बात करूं मैं, तो डिटर्मिनेट टोमेटो वैरायटी अपने यूज करेंगे कब, जब अपने को सबसे पहले तो ये चीज डिसाइड करनी होगी अपने को कि अपने पास टाइम कितना है, एरिया कितना है। अगर मेरे पास टाइम ज्यादा है तो मैं हमेशा जाऊंगा इनडिटर्मिनेट वैरायटी के साथ में। अगर मेरे पास टाइम कम है, ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि एक साल में 3-4 फसलें लूंगा, तो मैं यूज करूंगा डिटर्मिनेट टोमेटो वैरायटी को। क्योंकि डिटर्मिनेट टोमेटो वैरायटी है वो एक सीजन में ग्रो होगी और एक सीजन में ग्रो होकर के खत्म हो जाएगी। इनडिटर्मिनेट जो टोमेटो वैरायटी है वो विंटर को छोड़ करके आप पूरे साल यूज कर सकते हो। विंटर को छोड़ करके पूरे साल आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो। विंटर सीजन में आकर के प्लांट आपका खत्म हो जाएगा। कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि टोमेटो है वो सर्दी को सहन नहीं कर सकता, टमाटर सर्दी को सहन नहीं कर सकता। फोटोपीरियडिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डे न्यूट्रल प्लांट है।
फोटो पीरियडिज्म का इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? डे न्यूट्रल प्लांट का मतलब क्या हो गया कि फ्लावरिंग के लिए कितने लाइट की रिक्वायरमेंट होगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फ्लावरिंग के लिए टाइम के रिक्वायरमेंट के आधार पे हमने खरीफ और रबी सीजन को अलग अलग किया हुआ है, लेकिन इसको कोई मतलब ही नहीं है, कोई सा भी हो। लेकिन इसको विंटर से प्रॉब्लम है कि सर्दी के टाइम के अंदर अगर सर्दी ज्यादा पड़ गई फिर मेरा मामला खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर बात कर रहे हैं अपने डिटर्मिनेट प्लांट की, तो डिटर्मिनेट प्लांट में तब लगाऊंगा जब मेरे पास मुझे एक ही सीजन की फसल लेनी होगी। दूसरा, मेरे पास खरीदार कौन है? किसी प्रोसेसिंग यूनिट के मालिक खरीदार है, किसी को कैचअप बनाना है, किसी को कैचअप बनाना है बहुत सारा। तो कैचअप बनाना है, वो ऐसा तो नहीं करेगा 5 क्विंटल ला दीजिए मुझे डेली का। वो ये कहेगा ठीक है मैं एक बार ट्रक भेज रहा हूँ, भर के भेज देना मेरे पास, ठीक है ना, क्योंकि उसको तो कैचअप ही बनाना है। 1-2 टमाटर गल भी जाए तो भी उसे क्या फर्क पड़ रहा है, टोमेटो कैचअप में तो गले हुए भी जाते हैं, और जाते ही हैं, वो अपना नुकसान थोड़ी करेगा, क्योंकि वो सारी की चटनी तो बनी जानी है बाद में। हाँ जी, तो जो प्रोसेसिंग के लिए काम में लेगा उसके लिए तो ठीक है डिटर्मिनेट टोमेटो वेराइटी, लेकिन जो डेली यूज के लिए काम में ले रहा है, घरों के लिए अगर आपको वेराइटी लगानी हो तो आप इनडिटर्मिनेट टोमेटो वेराइटी लगाइए, ताकि आपको ज्यादा टाइम तक प्रोडक्शन आता रहे, ज्यादा टाइम तक प्रोडक्शन सेम आउटपुट के साथ में, बार बार बीज का खर्चा नहीं करना पड़ा, बार बार प्लांट एस्टेब्लिश होने में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ा आपको। ठीक है, अगर आप डोमेस्टिक यूज के लिए जा रहे हो तो आप इनडिटर्मिनेट टोमेटो प्लांट्स के साथ जाइए। अगर आप प्रोसेसिंग यूनिट को बेच रहे हो अपना प्रोड्यूस, तो आप डिटर्मिनेट टोमेटो प्लांट के साथ जाइए, क्योंकि इसमें सारा का सारा प्रोडक्शन एक साथ आएगा। ओके, दूसरी चीज मैंने आपको टाइम हाइट के बारे में बता दिया, इसकी हाइट 4-5 फीट से ज्यादा नहीं जाएगी, इसकी हाइट 11-12 फीट तक चली जाती है। ये एनुअल है, एक सीजन के अंदर फटाफट से अपनी इल्ड वगैरह सारे कंप्लीट कर देगा। जबकि ये वाले जो प्लांट है आपके, हाँ जी, ये किस चीज के बारे में बात कर ली, अपने हाइट के बारे में बात कर ली। टाइम के बारे में बात करेंगे, ये शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी है, जबकि ये क्या रहेगा थ्रू आउट द ईयर, केवल विंटर सीजन में आकर के खराब हो जाएगी। दो चीजें हमने डिसाइड कर ली। तीसरी चीज के बारे में अगर अपने बात करेंगे तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें स्टेकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। स्टेकिंग की रिक्वायरमेंट किसमें नहीं होगी? डिटर्मिनेट टोमेटो प्लांट के अंदर, जबकि इनडिटर्मिनेट टोमेटो प्लांट के अंदर स्टेकिंग की रिक्वायरमेंट होगी। अब वर्ड यहाँ पे निकल के आया स्टेकिंग, तो ये देखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछते हैं कि स्टेकिंग जो होगी वो कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है। ठीक है, स्टेकिंग एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस कौन सी क्रॉप से रिलेटेड, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये किससे रिलेटेड? टोमेटो से रिलेटेड है। अब होती क्या है स्टेकिंग, आप जैसे ही इस चीज को समझोगे आपको पता लग जाएगा कि डिटर्मिनेट वेराइटी में यूज करनी है, इनडिटर्मिनेट वेराइटी में यूज करनी है इस चीज को। होता है स्टेकिंग क्या, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। किसकी सहायता से? यहाँ देखिए मैंने लकड़ी लगा दिया इस तरीके से, वर्ड है स्टेकिंग। स्टेकिंग से अगर मैं वर्ड बाहर निकालना चाहा मैंने, तो वर्ड क्या निकल के आया? स्टिक। ठीक है, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, सपोर्ट के लिए स्टिक यूज कर रहा हूँ। अब सपोर्ट मुझे किसको देना पड़ेगा? जिसकी हाइट ज्यादा है, ऑब्वियस है उसको सपोर्ट देना पड़ेगा। हाइट ज्यादा किसकी है? इनडिटर्मिनेट टाइप टोमेटो प्लांट्स की हाइट ज्यादा है, इनडिटर्मिनेट की हाइट ज्यादा है, एज वेल एज उनका क्या है, डिडक्शन पीरियड ज्यादा लंबा है, वो ज्यादा लंबे टाइम की फसलें हैं, तो इसलिए उनको सपोर्ट ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी, स्टेकिंग हमें उसमें करनी पड़ेगी। डिटर्मिनेट में कोई जरूरी नहीं होती, 4-5 फीट का छोटा सा पौधा रहता है, उसी पर फ्रूटिंग हो जाती है एक साथ सारी की सारी, लंबे टाइम का है नहीं, स्टेकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक चीज को समझना, रट्टा आपको कहाँ तक लेकर के जाएगा? रट्टे लगाते हैं लोग, क्या रट्टे लगाते हैं, केवल ये चीज देख लेते हैं स्टेकिंग कौन सी क्रॉप में होती है, टोमेटो क्रॉप में। अब उन्होंने ये चीज तो देख लिया स्टेकिंग टोमेटो क्रॉप में होती है, लेकिन एग्जाम बनाने वाले एग्जामिनर का दिमाग घुमा हुआ और उसने बोल दिया कि बताइए स्टेकिंग कौन सी टाइप की टोमेटो क्रॉप में होती है, डिटर्मिनेट में या इनडिटर्मिनेट में, फिर मामला खराब हो जाएगा, फिर आपको पता नहीं होगा। तो जब आप चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो ना, तो आपके सामने रिजल्ट निकल के आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को अच्छी तरीके से इसलिए पढ़ा करो ताकि आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। अब एक चीज और सुन लेना, जो डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट मैंने बताई थी, मुझे याद नहीं, बीच में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस आ गया, तो मैं याद नहीं मैं ये चीज बता चुका हूँ नहीं बता चुका, लेकिन एक बार सुन लीजिए। डिटर्मिनेट में मैंने क्या बताया कि वो फाइनली अल्टीमेट पॉइंट उनका होगा डेथ पे जाकर के। यहाँ क्या हुआ, प्लांट था सारा का सारा, वेजिटेटिव ग्रोथ इसने करी, बाद में क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में कन्वर्ट हो गया, डिटर्मिनेट है, खत्म हो जाएगा, प्लांट मर जाएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, टमाटर लगे, फिर से वेजिटेटिव ग्रोथ करने लग गया, ठीक है, और फिर से टमाटर लगे, फिर से वेजिटेटिव ग्रोथ करने लग गया। तो इस तरीके से अलग अलग इसमें पीरियड आते रहे और अलग अलग पीरियड आते रहे। तो इसने सारे प्लांट को किसमें कन्वर्ट नहीं किया, आपके डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं किया, कुछ पार्ट को इसने इनडिटर्मिनेट पार्ट बनाए रखा, ताकि ये एक साथ क्या कर सके, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कर सके। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, अच्छे से देखना और पढ़ना इस चीज को। उसके बाद में कल अपने स्टार्ट करेंगे शूट रूट रेशो ये सारी चीजें, और उनके बाद में अपने ग्रोथ एनालिसिस के पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में आपका पीजीआर एक टॉपिक बच जाएगा, और पीजीआर के बाद में एक टॉपिक बच जाएगा फैट सिंथेसिस और फैटी एसिड आपके मेटाबॉलिज्म। उसके बाद में आपकी फिजियोलॉजी खत्म है, यानी 2-3 दिन का मसला है।
ठीक है, हाँ जी।